अब हम देखते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है VSEPR थ्योरी। कौन सी थ्योरी? VSEPR थ्योरी, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो VSEPR का फुल फॉर्म क्या? V फॉर वैलेंस, S फॉर सेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर और R से रिपल्सन। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कोई बोल देते हैं VSEPR थ्योरी। ठीक है, तो VSEPR थ्योरी किसने दिया था? सिडविक और पोवेल। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने दिया था। और इसे एक्सटेंड किसने किया था? ठीक है, तो नाइलम और गिलेस्पी ने क्या किया था? इसे क्या किया था? एक्सटेंड किया था। तो ये NCERT के अंदर भी दिए थे साइंटिस्ट। ठीक है, फिर उसके बारे में ये VSEPR जो थ्योरी था उससे अपने को क्या पता लगता है? तो VSEPR थ्योरी ठीक है, तो अपन ने क्या देख लिया था कि अपन जो थे ज्योमेट्री, तो अपने को कौन हाइब्रिडाइजेशन से अपने को पता चल रहा था। ज्योमेट्री क्या पता चला? हाइब्रिडाइजेशन से अपन ज्योमेट्री निकाल रहे थे कि कोई भी मेरा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था, SP आ रहा था वो लीनियर हो जाएगा, SP2 आ रहा था तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। SP3 आ रहा था टेट्राहेड्रल SP। ठीक है, SP3D आ रहा था तो मेरे पास ऐसे ऐसे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, फिर उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल, फिर पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो ये सारी चीज़ें अपन ने हाइब्रिडाइजेशन से देख ली थी, क्या? ज्योमेट्री। लेकिन शेप क्या होगा? ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। तो ज्योमेट्री एंड शेप क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर अपन ने ना लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, लोन पेयर को अपन ने कंसीडर नहीं किया था, लेकिन शेप के अंदर ना लोन पेयर को अपने को कंसीडर देखना रहता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया था। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को कौन बताता है? ये वाली थियरी अपने को क्या करती है? पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा क्या होगा। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल किस पर डिपेंड करता है वो अपन देख लेते हैं। तो नाम में ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो ये एक एक वर्ड जो है बहुत डीप मीनिंग बताते हैं। तो वैलेंस सेल का यानी कि अपने को पता है वैलेंस सेल जो होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, कोई भी एलिमेंट का जो वैलेंस सेल होता है उसको अपन क्या मान लेते हैं? स्पीयर मान लेता है। ये थ्योरी क्या मान लेता है कि जो वैलेंस सेल है ना एक स्पीयर जैसा, स्पेरिकल जैसा मान लेता है ये वाला थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो बॉन्डेड पेयर हो सकता है यानी कि एक बॉन्ड पेयर हो सकता है, या फिर नॉन बॉन्डेड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर यानी कि जो बॉन्ड बना रहे हैं, और जो बॉन्ड नहीं बना रहे वो मेरे पास क्या होता है? लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी बात कर रही है, और इनके बीच में रिपल्सन। तो रिपल्सन का मतलब होगा कि मिनिमम रिपल्सन पर रहेंगे। तो ये क्या बोल रहा है ये? ठीक है, तो ये थ्योरी अपने को क्या बोलती है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करती है, और उसका ना वैलेंस सेल को स्पीयर जैसा लिया जाता है, और इसका ना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मेरा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऐसा अरेंज करेगा अपने आप को। ठीक है, ताकि उनके बीच में रिपल्सन क्या हो? एकदम कम हो, और डिस्टेंस और ज़्यादा दूर दूर है, दूर रहेगा तो रिपल्सन कम हो जाएगा। तो थ्योरी समझ गया क्या है? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है, नाम से पता चलेगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी वैलेंस सेल को एक स्पीयर जैसा मान लिया गया है। ठीक है, और जो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, और उसमें रिपल्सन मिनिमम रिपल्सन ऐसा हो वैसा क्या रहता है? अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो नाम से ही अपने को पूरा थ्योरी समझ गया है। तो इसका और थोड़ा सा डिटेल के अंदर इसका क्या देख लेते हैं? पोस्टुलेट देख लेते हैं। अभी तो मैंने ऊपर ऊपर से नाम समझ लिया, ये नाम कहना क्या जा रहा था। ठीक है, तो अभी पोस्टुलेट समझ लेते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का। तो पहला क्या बोलता है कि पोस्टुलेट पूरा शेप के रिलेटेड है ना, शेप के लिए ये थ्योरी बनाई गई थी। ठीक है, तो किसी भी मेरे पास जो मॉलिक्यूल है उसका शेप क्या होगा, क्योंकि ज्योमेट्री तो अपन हाइब्रिडाइजेशन से देख के ही आए थे पीछे, है ना। तो शेप क्या होता है? शेप डिपेंड ऑन द स्पेरिकल वैलेंस सेल। तो अभी तो मैंने बोला वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो स्पेस शेप किस पर डिपेंड करेगा? वैलेंस सेल, जो कि क्या कौन सा शेप हो जाता है उसका? वैलेंस सेल कहता है स्पेरिकल हो जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो उसके बाद वैलेंस सेल के पास बॉन्ड पेयर होगा और लोन पेयर होगा। ठीक है, ठीक है, और शेप जो है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है? वैलेंस सेल पर डिपेंड करता है, जिसके बाद बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। जब भी शेप अपने को निकालना रहेगा तो अपने को बॉन्ड पेयर और लोन पेयर याद रखना पड़ेगा, जिसके ना कितने बॉन्ड पेयर है कितने लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर शेप डिपेंड नहीं करता, ये वाली चीज़ याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर खाली कौन डिपेंड करता है? ज्योमेट्री डिपेंड करता है, शेप नहीं करता। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोलता है कि रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेप। ये ऐसे मिनिमम रिपल्सन में ऐसे अरेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा सा शेप उनका बन जाए। तो ये दूसरा पोस्टुलेट भी समझ गया। थर्ड पोस्टुलेट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत सारे जो ये एडवांस के अलग अलग जगह दिया जाता है, और ये NCERT का ही है। ठीक है, NCERT में है और ये आ जाएगा। ठीक है, बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोस्टुलेट, एक ये दे देगा। और तो अपने को पता होना चाहिए कि पोस्टुलेट क्या क्या VSEPR के, है ना, जिससे 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक नहीं रहेगा, एक VBT का पोस्टुलेट डाल देगा। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि पोस्टुलेट जब डिटेल में समझे रहेगा तभी तो अपने को याद रहेगा, हाँ अच्छा ये VSEPR का, अच्छा ये VBT का है ना। तो डिटेल में समझ लेता है। ये क्या बोलता है अपने को? तीसरा वाला पोस्टुलेट थोड़ा सा डीप है। ठीक है, वो क्या बोलता है कि मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर जैसा ट्रीट करते हैं, और जो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वाले पेयर जो मल्टीपल बॉन्ड हो जाते हैं उसको अपन क्या ले लेते हैं? सिंगल सुपर पेयर जैसा ट्रीट करते हैं। कैसे? मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसा ट्रीट करते हैं। ठीक है, और 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे कर सकते हैं अपन? सिंगल सुपर पेयर जैसा अपन क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? चाह रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल जैसे ही ट्रीट करेगा, यानी कि जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको मैं सिंगल बॉन्ड जैसे ही ट्रीट करूँगा। ऐसा क्यों? उसका रीजन समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड को अपन सिंगल के जैसे ट्रीट क्यों करते हैं? तो हम क्या देख लेते हैं? एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैंने मीथेन ले लिया।
ठीक है। और एक मैंने क्या ले लिया, इथीन ले लिया। क्या ले लिया? इथीन ले लिया। तो अपने को पता है एक मीथेन है और इथीन है। तो मीथेन क्या होता है? CH4 होता है। CH4 टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा इसका। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 109 डिग्री मेरे पास हो जाता है। और ये मेरे पास क्या sp2 है ना। तो sp2 मेरे पास ट्राइगोनल क्या हो जाता है? प्लेनर हो जाता है ना। ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है तो मेरे पास यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये अपने को समझ गया कि केवल हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला। पहले वापस हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता देता हूँ। तो मेरे पास क्या CH4 है, तो 4 इसके पास बॉन्ड पेयर है, प्लस लोन पेयर कितना है इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 को कहता है 4 - 4 0, तो 0 लोन पेयर, 4 + 0 4 हो जाएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो इनका एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री। अगला देख लेते हैं अपन, ठीक है। C2H4 क्या मेरे पास? अल्कीन है। अल्कीन है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन देख लिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो ये वाले कार्बन में देख रहा हूँ, इसका कार्बन में कितना सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा पाई है, तो पाई तो गिनते नहीं है ना हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। 3 सिग्मा यानी कि sp2। और जब भी sp2 होता है तो एंगल कितना होता है? 120 डिग्री हो जाता है। तो आपने को ये समझ गया कि मैंने क्या ले लिया? मीथेन ले लिया और एक मैंने इथीन ले लिया। उनके बीच का मुझे एंगल भी मुझे पता चल गया। तो देख लो, तो मैं ये वाला बॉन्ड को उठाता हूँ, ठीक है। इस बॉन्ड को मैंने उठाकर अलग कर लिया कि ये मेरे पास बॉन्ड है, उसको उठा लिया। तो एक बॉन्ड में अपने को पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और इनके बीच में मेरे पास कितना एंगल है? 109 डिग्री है। और ये वाले को भी मैं, ये वाले बॉन्ड को भी मैं क्या करता हूँ? उठाकर अलग कर देता हूँ। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड के अंदर 2, तो 2 बॉन्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये समझाना क्या चाह रहा हूँ कि ये क्या बोल रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल जैसा ट्रीट क्यों करते हैं, यानी कि ये सिंगल का जो इफेक्ट होगा, ठीक है, सिंगल का जो इफेक्ट आएगा रिपल्सन का, वही सेम इसके अंदर रिपल्सन का इफेक्ट आएगा। मल्टीपल बॉन्ड का जो है, ये मल्टीपल बॉन्ड का जो इफेक्ट आएगा वही सिंगल के अंदर आएगा। कैसे? वही हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। कैसे प्रूव कर रहे हैं? ये जेई एडवांस के अंदर प्रूव करके बताया जाता है। तो कैसे प्रूव करेंगे अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर देखो हम पढ़ते हैं फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 बटे R², यानी यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सन का फोर्स। तो रिपल्सन का फोर्स क्या होता है? Q1 Q2 बटे R²। तो ध्यान से देख लेते हैं। अगर मैं पहला वाला सवाल देखो, तो पहले वाला सवाल में अपने को चार्ज कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 जा 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और दूसरा वाले के कितना? 4 और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहले वाले के अंदर मेरे पास डिस्टेंस कितना है? 109 डिग्री, मतलब डिस्टेंस थोड़ा कम है, और दूसरे का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है। अब ध्यान से देख लो, अगर मैं इनका देखूँ तो इन दोनों के ना क्या दिख रहा है? पहले आने के मेरे पास चार्ज भी कम है और आर भी कम है, ठीक है। तो कम अपॉन कम, ठीक है, कम अपॉन कम। और दूसरे वाले का ना क्या, मेरे पास चार्ज भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा, तो ज़्यादा अपॉन ज़्यादा। तो कम अपॉन कम और ज़्यादा अपॉन ज़्यादा एक ही माना जाएगा ना, कि दोनों सिमिलर ही है। कैसे? ध्यान से मैं बता देता हूँ। कम अपॉन कम हो गया और ज़्यादा अपॉन मेरे पास क्या होगा? ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 1/2 लिख लूँ और मैं क्या लिख लूँ? 2/4 लिख लूँ, ठीक है। तो 1/2 लिख लूँ तो ये भी कम है ना। 1/2 मैं लिखूँ तो ये मेरे पास ये तो कम है इसके रिस्पेक्ट में, और ये इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों का अगर मैं लिख लूँ तो दोनों का 1/2 आ रहा है ना, इसको भी काटूंगा तो 1/2। तो वही प्रूव कर रहे हैं कि यहाँ से क्या प्रूव हो गया हमारे पास, ठीक है। तो दोनों का मेरे पास क्या हो गया? रिपल्सन एक जैसे ही हो जाता। तो इसलिए रिपल्सन एक जैसा हो जाता सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड का। इसलिए अपन क्या कर रहे थे? मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल जैसा ही ट्रीट करते हैं। तो समझ गया मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल जैसा ट्रीट क्यों करते हैं, ठीक है। एक और बात समझ गया है ना, ठीक है। फिर तो मैं वापस एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, बाद में समझाऊंगा। वापस पहले अगला पॉइंट देख लेते हैं। VSEPR इज वैलिड फॉर ऑल कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जितने भी रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बन जाते हैं ना, कि एक स्ट्रक्चर के बहुत सारे रेजोनेंस फॉर्म हो जाते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओजोन हो गया मेरे पास, ठीक है, ओजोन मेरे पास हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। दूसरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? यहाँ पर ओजोन यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने दो, सबके लिए VSEPR थ्योरी मेरे पास क्या वैलिड है। और VSEPR थ्योरी के अंदर जो मेरे पास रिपल्सन का ऑर्डर है, VSEPR नाम में आता है वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन का ऑर्डर रहेगा कोई ना कोई। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? या तो लोन पेयर होगा या तो बॉन्ड पेयर होगा। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा? जो ज़्यादा मोटा रहेगा, ठीक है। जो ज़्यादा मोटा रहेगा वो सबको दूर भगा देगा, है ना। तो ज़्यादा तो कौन मोटा रहेगा? लोन पर ज़्यादा मोटा, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होगा। फिर लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर में होगा, और सबसे कम किस में होगा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में हो जाएगा। तो ये पोस्टुलेट हो जाता है किसके अंदर हो जाता है हमारे पास? VSEPR थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी आई होप समझ गए रहेगा। एक और मैं रिवाइज करा देता हूँ। VSEPR थ्योरी मेरे पास कुछ नहीं है, सिडविक और पोवेल ने अपना दी थी और नायल और गिलिप्स ने उसको क्या की थी? एक्सटेंड की थी। VSEPR थ्योरी नाम में ये वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी, यानी वैलेंस सेल को क्या स्पीयर जैसे मान लेते हैं, और उसका ना क्या इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हो जाता है। तो उनके बीच में ऐसा रिपल्सन होता है, उनके बीच में रिपल्सन होगा, तो वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि एक बढ़िया शेप ले ले। तो ये VSEPR थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है? शेप को एक्सप्लेन करती है। और शेप का कोई लेना देना नहीं है हाइब्रिडाइजेशन से, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। शेप का कोई भी लेना देना नहीं हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है।
तो दो अपने को समझ गया। फिर उसके बाद में आ जाएगा मेरे पास एक मस्ट वाला पोस्टुलेट क्या बोल रहा था इसका ना, कि मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, और 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को अपने को सिंगल सुपर पेयर जैसा ट्रीट कर दिया। यानी एक मल्टीपल बॉन्ड हुआ तो उसको मैं क्या करता हूँ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर जैसा, और बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड हुए तो उसको मैं क्या करूँगा सिंगल सुपर पेयर जैसा। अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो अपने को कैसे याद रखना है, ठीक है। ये फील इसका कैसे होगा कि मैंने एक ले लिया मीथेन ले लिया और मैंने क्या ले लिया इथीन ले लिया। तो मीथेन के अंदर ध्यान से देख लेते हैं ये सिंगल बॉन्ड है और ये मेरे पास क्या मल्टीपल बॉन्ड है। तो इसने क्या बताया कि मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल जैसे कर सकते हैं, यानी इन दोनों का इफेक्ट का सेम ही रहेगा कि इन दोनों का जो रिपल्सन का जो इफेक्ट का सेम ही रहेगा। देख लेते हैं कैसे देखेगा अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो देखते हैं ना अपन कूलम्स लॉ, उससे देख लेंगे कि चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो पहले वाले के ना डिस्टेंस का, ठीक है, पहले वाले के ना ये वाला बॉन्ड उठा लूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है और डिस्टेंस कितना है कम है 109 डिग्री। और दूसरे का ना क्या है मेरे पास ये अगर मैं उठा लूँ तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास ठीक है यहाँ पर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ज़्यादा है और डिस्टेंस भी मेरे पास ज़्यादा है 120 डिग्री, ठीक है। देखो तो मेरे पास कम अपॉन कम और ज़्यादा अपॉन ज़्यादा एक ही माना जाएगा, इसलिए इनका क्या हो जाता है मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल जैसा मान लिया जाता है, क्योंकि इनका रिपल्सन का जो इफेक्ट हो जाता है वो सेम माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। प्रूफ भी अपन ने कर लिया कि कैसे सेम माना जाता है, कूलम्स लॉ से अपन ने प्रूफ भी कर लिया। और ये वाली चीज़ किसी को नहीं समझ आती और एनसीईआरटी में दी है और लोग रट लेते हैं ये वाली चीज़, लेकिन मैंने समझाया क्यों होता है, क्योंकि ये जेईई एडवांस का कंसेप्ट है। जेईई एडवांस जेडीएल एक बुक आता है उसके अंदर दिया है, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर के लिए भी ये एप्लीकेबल हो जाता है ये वाला थ्योरी, ठीक है। और ऑर्डर क्या हो जाता है सबसे ज़्यादा रिपल्सन कौन होगा, जो ज़्यादा गोलमोल रहेगा वो ज़्यादा रिपल्सन करेगा लोन पर। फिर उसके बाद में एक लोन पर फिर बाद में बॉन्ड पर रिपल्सन ज़्यादा करेगा नहीं। तो ये अपने को समझ आ चुका है। VSEPR थ्योरी के अपन टेबल देख लेते हैं कि कौन कौन से अपने को शेप मिल जाते हैं, कौन कितने बॉन्ड पर हो कितने लोन पर हो, तो शेप क्या क्या मेरे पास हो जाते हैं, ठीक है। हमें ये वाला एनसीईआरटी का पता है कि एनसीईआरटी क्या करता है, ए को किससे जनरेट होता है सेंट्रल एटम से, बी यानी बॉन्ड पर हो जाता है और ई यानी कि क्या हो जाता है मेरे पास लोन पर हो जाता है। ये तो अपन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी ये डिनोशंस देख कर ही आए थे, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरे पास अपने याद करना ये पूरा जो टेबल है ना 7 तक, ठीक है, 70 तक, ये अपने को याद रखना है कि कितने बॉन्ड पर हो कितने लोन पर हो तो मेरे पास कौन सा शेप मेरे पास हो जाता है। अगर मेरे पास 2 बॉन्ड पर हो और 0 लोन पर हो तो लीनियर शेप हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, देखना 2 0 2 1 2 2 2 3, ठीक है। तो 2 वाला यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 0 2 1 2 2 और 2 3 तो जाएगा, पहले लीनियर हो जाएगा, फिर एंगुलर या फिर बेंड शेप हो जाएगा, फिर वापस एंगुलर हो जाएगा या फिर बेंड शेप, ठीक है, और मेरे पास लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर एंगुलर एंगुलर लीनियर क्या हो जाएगा, लीनियर एंगुलर एंगुलर लीनियर, ठीक है। तो 2 वाला पहले अपने को सारा याद कर लेने का, फिर उसके बाद अपने को क्या याद रखने का मैं बताता हूँ। ये सारे 3 वाले याद रख लो, 3 वाले कौन कौन से, ठीक है, 3 0 से लेकर पूरे 3 2 तक, ठीक है, 3 0 3 1 3 2। तो कौन कौन से हो जाता है वो शेप क्या हो जाता है, अगर 3 बॉन्ड पर 0 लोन पर हुआ तो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, 3 बॉन्ड पर 3 बॉन्ड पर और 1 लोन पर हुआ तो ट्राइगोनल पिरामिडल, 3 बॉन्ड पर और 2 लोन पर हुआ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 30 शेप या फिर उसको बेंड टी भी बोल देते हैं। और 3 वाले भी याद कर लो। फिर उसके बाद में क्या कर लोगे 4 वाले याद करना है। 4 वाले याद करने के लिए 4 0 4 1 4 2 4 0 हुआ यानी कि 4 बॉन्ड पर 0 लोन पर हुआ तो टेट्राहेड्रल, 4 बॉन्ड पर 1 लोन पर हुआ तो सीसॉ या फिर उसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल देते हैं या फिर फोल्डेड स्क्वायर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 4 बॉन्ड पर 2 लोन पर हुआ तो स्क्वायर प्लेनर भी अपन बोल देते हैं। फिर 5 वाले याद कर लो, ठीक है। तो 5 0 5 1 5 2, 5 0 के अंदर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, 5 1 के अंदर मेरे पास स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, 5 2 के अंदर पेंटागोनल लिनियर हो जाएगा, 6 0 6 1 और 7 0 यानी कि ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन को एक चीज़ क्या देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर मेरे पास क्या हो जाता है 0 लोन पर वाला अपन देख कर ही आए थे। कहाँ पर देखे थे 0 लोन पर वाले हाइब्रिडाइजेशन से अपन देख कर आते ना कि 0 लोन पर वाला हमारे पास क्या ज्योमेट्री हो जाती है ना। तो 0 लोन पर मेरे पास क्या ज्योमेट्री हो रहा है, 2 0 था तो अपन लीनियर पढ़ के ही आ रहे थे ना, 3 था तो ट्राइगोनल पिरामिड SP2 पढ़ के आ रहे थे, टेट्राहेड्रल पढ़ के आए थे, ट्राइगोनल बाई पिरामिड पढ़ के आए थे, ऑक्टाहेड्रल भी पढ़ कर ही आए थे, बस पेंटागोनल भी बाई पिरामिडल पढ़ के ही आते। तो नया क्या ऐड हो गया, जब लोन पर जब प्रेजेंट हो जाता है तब मेरे पास नया नया शेप अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, हम ये कह सकते ना कि जब मेरे पास लोन पर अगर मेरे पास 0 हो तो ज्योमेट्री और शेप मेरे पास सेम हो जाती है। क्या हो जाती है, जब लोन पर 0 हो तो शेप भी वही है और ज्योमेट्री तो अपन भी वही थी, इसकी भी ज्योमेट्री लीनियर ही थी, ठीक है। लेकिन लोन पर जैसे ही ऐड होना चालू हो जाते हैं तो नए नए अपने को शेप देखने को मिल जाते हैं। तो इससे अपने को एक कंक्लूजन देखने को मिल गया कि जब 0 लोन पर रहेगा तो ज्योमेट्री और शेप अपना सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 लोन पर रहेगा तो ज्योमेट्री और शेप। फिर अपन देख लेते हैं OP पॉइंट्स और इस टेबल को याद करने का मैं ट्रिक भी बताऊंगा, चुम्मेश्वरी ट्रिक बताऊंगा रे बेटा, ये बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं OP पॉइंट्स का ना कि नाम अनेक, यानी किस किस स्ट्रक्चर के कितने कितने नाम हो जाते हैं, ठीक है। तो एंगुलर को बोल सकते हैं अपन, बेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंगुलर कैसा होता है ऐसे एंगल हो जाएगा, ठीक है। एक एंगल कैसा होता है, बेंट ऐसा है, बेंट यानी कि मुड़ा हुआ है, और वी शेप भी लग रहा है ना, उल्टा वी जैसा दिख रहा है, ठीक है, सीधा वी बना दो या फिर उल्टा वी। तो एंगुलर को अपन क्या बोल सकते हैं, बेंट बोल सकते हैं, क्योंकि वो बेंट हो जाता है और वी जैसा भी दिखता है, ठीक है। तो कोई भी एक एंगल कैसा रहता है, बेंट है, और ये मेरे पास क्या है, वी शेप है, इसलिए एंगुलर के 3 नाम है, एंगुलर भी बोल सकते हो, बेंट भी बोल सकते हो और बेंट वी शेप भी बोल सकते हो।
फिर टी शेप, जो टी शेप हो जाता है मेरे पास टी शेप स्ट्रक्चर, टी शेप स्ट्रक्चर को अपन बेंट टी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, या तो टी बोल दो या फिर बेंट टी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर सीसो, सीसो जो मेरे पास हो जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सीसो स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा हो जाता है ना, सीसो आपने को पता है बचपन में एक जन इधर बैठता है एक जन इधर बैठता है, और मेरे पास ऐसा हो जाता है सीसो, झूला झूलते हैं ना पक्के ना। तो सीसो का अपन क्या बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो चार है, चार बॉन्ड ना, 1 2 3 4, चार बॉन्ड है, लेकिन टेट्राहेड्रल कैसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन इसको डिस्टॉर्ट हो गया, डिस्टॉर्ट यानी कि थोड़ा सा मूड वूड गया, तो मेरे पास ऐसा सीसो जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सीसो का अपन डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं, और फोल्डेड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर, क्योंकि चार है, स्क्वायर का ना चार साइड हो जाता है, तो फोल्डेड स्क्वायर यानी कि स्क्वायर को मैंने से फोल्ड कर दिया अलग अलग, तो मेरे को ऐसा वाला स्ट्रक्चर मेरे पास मिल जाता है। तो सीसो का क्या बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर फोल्डेड स्क्वायर। तो अपन ने देख लिया किसको अलग अलग नाम से बोला जा सकता है, कि एंगुलर को वी शेप भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वी जैसा दिखता है, और बेंड भी बोल सकते हैं। टी शेप को अपन बेंड टी भी बोल सकते हैं। सीसो को अपन क्या बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्योंकि सीसो के अंदर भी चार जैसे ही है और इसके अंदर भी चार हो जाएगा, लेकिन टेट्राहेड्रल में चार हो जाता है, लेकिन टेट्राहेड्रल अगर डिस्टॉर्ट होगा थोड़ा सा रिपेल होने के बाद में क्या सीसो जैसे दिखेगा। और इसको फोल्डेड स्क्वायर भी बोलते हैं, क्योंकि स्क्वायर के ना चार साइड हो जाता है। तो देख लिया अपन ने, अलग अलग नाम भी हो गया। अब मैं बोल रहा था ना कि मैं पूरा का ट्रिक बताऊंगा, कि जितने भी है इसको याद रखने के सारे अपने को क्या बताना है, ट्रिक बताना है, ठीक है। तो ट्रिक बताने के लिए क्या करना है, मैं ट्रिक बताता हूँ। पहले पूरा ट्रिक अपन याद कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिक अपन क्या देखते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं ट्रिक को, कि लाल लाल यानी कि लाल कलर हो जाता है ना, लाल लाल से याद रखो कि लीनियर एंगुलर एंगुलर लीनियर, क्या लाल लाल से याद कर रखो क्या, LAAL, तो लीनियर एंगुलर एंगुलर लीनियर, तो लाल हो गया, लाल याद रख लिया, ठीक है, लाल हो गया। फिर बाद में क्या होता है, तीन प्यारे टकले, क्या, तीन प्यारे टकले, क्या, तीन प्यारे टकले। तो तीन प्यारे टकले से अपने को क्या याद रखेंगे, तीन से अपना हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। प्यारे से देखो, तीन से हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, प्यारे से हो जाएगा प्यार, प्यार से हो जाएगा पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। और टकला, टकला क्या होता है मेरे पास शेप है ना, टकला किसी का भी टकला क्या है, किसी का शेप रहेगा, तो टकला शेप होता है, इसलिए क्या हो जाएगा टी शेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी शेप। तो तीन प्यारे टक, पहले लाल याद रख लिया, क्या हो जाएगा लाल, लाल से क्या हो जाएगा लीनियर एंगुलर एंगुलर लीनियर, ये याद होगा ये वाले ऑर्डर के अंदर। फिर तीन प्यारे टकले, तीन से आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, फिर प्यारे से आ जाएगा, प्यार से आ जाएगा पिरामिडल, और टकला, टकला क्या शेप है, तो टी शेप हो जाएगा। तो इतना अपने को याद हो गया, लाल तीन प्यारे टकले। और भी ट्रिक देख लेते हैं आगे, ठीक है, लाल तीन प्यारे टकले। फिर उसके बाद में आता है हेड्रा-सॉ स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, हेड्रा-सॉ स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो हेड्रा ने क्या देखा, स्क्वायर प्लेनर देख लिया। तो हेड्रा एक लड़के का नाम है, जिसने लड़की है, ठीक है, उसने क्या देख लिया, स्क्वायर देखा, कहाँ पर देखा, प्लेन के अंदर, ठीक है। तो प्लेन में जा रही थी, तो उसने प्लेन में बैठे बैठे क्या देखा, बाहर खिड़की से बाहर देखा, तो एक बड़ा सा स्क्वायर था, ठीक है, जमीन के ऊपर। तो हेड्रा-सॉ स्क्वायर प्लेनर। तो इसका ट्रिक कैसे पता चल जाएगा अपने को, हेड्रा, हेड्रा से अपने को क्या याद रखना है, इधर देख लो, हेड्रा, हेड्रा से क्या याद रखोगे, टेट्राहेड्रल, हेड्रा से टेट्राहेड्रल। सॉ से क्या याद रखोगे, सीसॉ, क्या, सीसॉ। स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर, तो चार वाला भी अपने को याद होगा, क्या, हेड्रा-सॉ स्क्वायर प्लेनर। तो अपने क्या देख लिया, लाल तीन प्यारे टकले, फिर हेड्रा-सॉ स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, हेड्रा-सॉ स्क्वायर प्लेनर। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे पास, तेरा बाप आया स्क्वायर पकड़ा पेल दिया, क्या, तेरा बाप आया स्क्वायर पकड़ा पेल दिया। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक होता है, छोटी स्क्वायर करके सिगरेट आती है, क्या आता है, सिगरेट। तो एक बच्चा क्या कर रहा था, अपना सिगरेट पी रहा था, छोटा स्क्वायर एक सिगरेट पी रहा था, ठीक है। तो उसने उसको बाप देख लिया, उसके बाप ने देख लिया, उसका बाप आएगा, तो उसका बाप आया स्क्वायर पकड़ा, जो छोटी स्क्वायर जो सिगरेट का नाम है उसको पकड़ा, ठीक है, स्क्वायर को पकड़ा और पेल दिया इसको, ठीक है, बहुत छूटा इसको, बहुत कूटा कि बात सिगरेट पिएगा, हाँ सिगरेट पिएगा, इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो तेरा बाप आया स्क्वायर पकड़ा पेल दिया। था तेरा बाप आया स्क्वायर पकड़ा पेल दिया से अपना क्या ट्रिक हो जाता है, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देख ले, तेरा बाप आया, तेरा बाप आया से तेरा बाप यानी कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, तेरा बाप आया था, तेरा बाप से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, तेरा बाप TB से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। स्क्वायर पकड़ा से स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। पेल दिया से क्या हो जाएगा, पेंटागोनल, क्या हो जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है। तो तेरा बाप आया स्क्वायर पकड़ा पेल दिया, तो देख लिया, लाल तीन प्यारे टकले, हेड्रा-सॉ स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, तेरा बाप आया स्क्वायर पकड़ा पेल दिया। फिर लास्ट वाले जो हो जाते हैं मेरे पास याद हो ही जाते हैं, कौन से, 60 होता है, मेरे को पता ही है, ऑक्टाहेड्रल है ना। और एक मैं लोन पर डाल दूंगा तो ऑक्टाहेड्रल क्या थोड़ा सा रिपल हो जाएगा, रिपल होने के बाद में क्या बोलते हैं उसको, डिस्टॉर्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर, इसलिए उसको मैं बोलूँगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और 70 तो अपने को याद ही है, क्या होता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि ये अपन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पढ़ के याद है, क्योंकि विदाउट लोन पर वाले तो अपन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अपने को याद ही हो जाते हैं। तो पूरा का पूरा ट्रिक समझ गया कि नहीं। सबसे पहले क्या था, लाल से आ जाएगा लीनियर एंगुलर लीनियर, ठीक है, 20 21 22 22 और 23, ठीक है। तो तेरा फिर आएगा
लाल होगा, फिर आए 3 पैराटकले, 3 पैराटकले से मेरे पास आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल से प्यारे, और टकले, टकला क्या शेप हो जाता है इसलिए टी शेप। फिर आएगा हेड्रा, हेड्रा एक लड़की का नाम है, तो हेड्रा 100 स्क्वायर प्लेनर, तो हेड्रा से टेट्राहेड्रल, 100 से सीसो, स्क्वायर प्लेनर से स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो बाहर खिड़की के बाद देखा तो उसको क्या देखा, खेत प्लेन जगह थी उसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ था, तो हेड्रा 100 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा मेरे पास तेरा बाप आया, स्क्वायर पकड़ा पेल जाए, मतलब उसका बच्चा क्या कर रहा था, स्क्वायर पी रहा था, छोटी स्क्वायर एक सिगरेट है वो पी रहा था, उसको पकड़ा, वो छोटी स्क्वायर सिगरेट को पकड़ दिया, फेंक दिया उसको और सूट दिया बच्चे को, पेल दिया, ठीक है। तो तेरा बाप आया, स्क्वायर पकड़ा पेल दिया, तेरा बाप आया था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तेरा बाप आया स्क्वायर पकड़ा, स्क्वायर पकड़ा से स्क्वायर पिरामिडल पेल दिया से आ जाएगा पेंटागोनल प्लेनर। और लास्ट वाला अपने को पता 60 तो अपने को पता ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, एक लोन पर आ जाएगा तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा वो, है ना, वो भी एक लोन पर डाल दोगे तो वो क्या है पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और 70 तो अपन पढ़ते ही आए, पढ़ के आए थे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, है ना, पेंटागोनल बाय पिरामिडल वाला। तो समझ गया कि नहीं, ये सारे ट्रिक्स है, क्या ट्रिक्स। हम देख लेते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू, ठीक है, जो सेव हो जाता है उसका ना कुछ एग्जाम में टर्म्स बोल देगा, तो उन टर्म्स का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। और अगर वो एग्जाम में दे दिया जाए तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। तो एग्जाम में एक टर्म बोल देगा कि रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, रेगुलर ज्योमेट्री यानी कि खाली हाइब्रिडाइजेशन वाले, ठीक है, जो हम हाइब्रिडाइजेशन के नाम पढ़ के आए थे। तो कौन कौन से पढ़ के आए थे, जिसका ना लोन पैर नहीं था, तो रेगुलर ज्योमेट्री उसको बोलते हैं जिसका ना लोन पैर मेरे पास नहीं होता है, ठीक है। जो अपन खाली हाइब्रिडाइजेशन के नाम पढ़ के आए थे ना कि SP हुआ तो लीनियर, SP2 हुआ तो मेरे पास ट्रायगोनल प्लेनर, SP3 हुआ तो टेट्राहेड्रल, SP3D हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, SP3D2 हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और SP3D3 होगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इतने सारे जो हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो जाते हैं वो मेरे पास क्या है रेगुलर ज्योमेट्री, और इनके अलावा जो भी हो जाएगा वो इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगा। तो रेगुलर ज्योमेट्री समझ गया, जिसका ना लोन पैर 0 हो जाएगा, जो लोन पैर 0 वाले अपन पढ़ के आते हैं जितने भी, वो मेरे पास क्या हो जाएगा और रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगा, ठीक है। तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, जिसका ना लोन पैर 0, तो लोन पैर 0 किसके अंदर है, 7 ही चीज़ है जिसका ना मेरे पास क्या है लोन पैर 0, किसका ना लोन पैर मेरे पास 0, ध्यान से देख लो, मेरे पास इसका ना लोन पैर 0, इसके अंदर भी मेरे पास लोन पैर 2 0 हो गया, 3 0 हो गया, 4 0 हो गया, 5 0 हो गया, 6 0 हो गया, 7 0 हो गया। तो इन सब के अंदर क्या है मेरे पास लोन पैर 0, तो ये सारी मेरे पास क्या हो जाएगी रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। तो ये अपने को समझ आ चुका है, राइट। तो रेगुलर ज्योमेट्री वाला पहला टर्म समझ गया कि एग्जाम पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर ज्योमेट्री, तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर ढूंढने का जिसका ना लोन पैर नहीं है, और लोन पैर बॉन्ड पैर निकालना अपने को माइक्रो सेकंड्स में आता ही है ना, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो फिर आधा पेपर एक और टर्म देगा जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, तो उस किसको ढूंढने का जिसका ना लोन पैर प्रेजेंट हो, जिसका ना भी लोन पैर प्रेजेंट हो वो क्या हो जाता है मेरे पास डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन देता रहेगा, 3 के अंदर मेरे पास क्या है लोन पैर, जो 3 है उसके अंदर मेरे पास क्या लोन पैर है, और जो चौथा है उसके सॉरी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री 3 है जिसका ना लोन पैर नहीं है, और चौथे वाले का नाम मेरे को क्या दिया लोन पैर है, तो जिसके बाद लोन पैर हो जाएगा वो क्या होता है डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री वाला नाम किसके अंदर आ जाता है मेरे पास, दो के अंदर आता है, एक होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है, एक होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल यानी सीसॉ वाला स्ट्रक्चर, तो सीसॉ वाला स्ट्रक्चर भी डिस्टॉर्टेड के अंदर आता है, और एक होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझ लो सबके पास लोन पैर है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों के पास लोन पैर है, तो क्या करोगे किसको ढूंढोगे, या तो सीसॉ वाले को ढूंढोगे या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वाले को ढूंढोगे, समझ रहे हो कि नहीं, भावनाएं समझ रहे हो। देखो रेगुलर ज्योमेट्री बोल दिया जाए, रेगुलर ज्योमेट्री जिसका ना लोन पैर नहीं है वो अपने को ढूंढना है, ठीक है, तो रेगुलर हो जाएगा, जिसका बाद लोन पैर हो जाएगा वो रिपेल कर लेगा वो इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगा। फिर आ जाएगा मेरे पास डिस्टॉर्टेड यानी कि जिसके बाद अगर समझ लो 4 ऑप्शन है, 4 के अंदर से अगर मुझे 3 का ना लोन पैर नहीं दिया, चौथे का ना लोन पैर दिया, तो वो लोन पैर क्या करेगा डिस्टॉर्ट कर देगा पूरे को, तो वो मेरे पास हो जाएगा क्या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री वाला। लेकिन समझ लो 4 के बाद लोन पैर, 4 के बाद लोन पैर है, तो जिसके नाम के ना डिस्टॉर्टेड आता है उसको ढूंढेगा, तो किसके नाम के ना डिस्टॉर्टेड आता है, एक अपन ने पढ़ा था डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल पढ़ा था, क्या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल पढ़ा और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल पढ़ा, 2 ही पढ़ा ना अपन ने, ठीक है। अगर सबके पास लोन पैर होगा तो अपन को 2 वाले ढूंढने, कौन सा है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, देख लो ये देखो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और अपने को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये वाला इधर गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यही अपने को ढूंढने का, ठीक है। समझ अगर 4 के बाद लोन पैर हुआ, अगर 4 के बाद लोन पैर नहीं है, ठीक है, जिसके बाद लोन पैर वो मेरे पास क्या हो जाएगा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, समझ रहे हो भावना है, ठीक है। डिटेल के अंदर मैं सारे केस को बता रहा हूँ। फिर आता है आइसो स्ट्रक्चर, आइसो स्ट्रक्चर बहुत पूछ लेता है कि आइसो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आइसो स्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है मेरे पास स्ट्रक्चर सेम यानी शेप सेम, और 2 जगहों का शेप कब सेम होगा, जब उनके पास सेम नंबर ऑफ लोन पैर एंड बॉन्ड पैर मेरे पास हो जाएगा, और सेम नंबर ऑफ लोन पैर बॉन्ड पैर हो जाएगा, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा ऑब्वियसली मेरे पास सेम ही हो जाता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मेरे पास बॉन्ड पैर प्लस लोन पैर हो जाता है, बॉन्ड पैर लोन पैर के अगर 2 स्ट्रक्चर के अंदर नंबर सेम है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन तो ऑब्वियसली सेम हो गई। तो आइसो स्ट्रक्चर बोल दिया यानी कि दोनों का शेप सेम हो जाएगा, अगर दोनों का शेप सेम है तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास आइसो स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी कि सेम नंबर ऑफ लोन पैर और बॉन्ड पैर वाला स्ट्रक्चर अपने को खोजना पड़ेगा।
फिर मेरे पास आ जाता है एक वो जो हो जाता है कि शेप और जो हाइब्रिडाइजेशन है इनके बीच में क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, कि शेप और क्या हाइब्रिडाइजेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, नहीं, कोई भी इंटर रिलेशन नहीं है। शेप और हाइब्रिडाइजेशन का ना कोई भी इंटर रिलेशन मेरे पास नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं हो जाता। क्यों, कैसे हम समझ लेके ध्यान से देख लेते हैं। शेप और हाइब्रिडाइजेशन का ना कोई रिलेशन क्यों नहीं, कि देख लो 2,1 और 2,2 अपन देख के आए थे, है ना। टू देखो अपन क्या देखे थे, 20, 21, 22 और 23 देखे थे। तो अब इसका ट्रिक क्या देखे थे, लाल देख लिया था ना, लाल लीनियर एंगुलर एंगुलर लीनियर, यानी कि 2,1 और 2,2, 2,1 और 2,2 दोनों क्या एंगुलर है, दोनों का सेम शेप है, लेकिन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन अलग है लेकिन शेप सेम है, तो कोई रिलेशन है क्या इनके बीच में, नहीं है, ठीक है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन और शेप के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता, ठीक है। रिलेशन कब होता, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है और शेप भी सेम हो जाता है, तब रिलेशन हो जाता है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन और शेप के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। एक और देख लो, जो 2,0 है और 2,3 है, दोनों का मेरे पास क्या शेप सेम है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग है। 2,0 का SP हो जाएगा और 2,3 का मेरे पास कितना हो जाएगा, SP3D हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हाइब्रिडाइजेशन और शेप का ना कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन अलग हो सकता है, फिर भी उसका शेप सेम हो सकता है, ठीक है। देख लिया अपन ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंगुलर हो गए, ठीक है, एंगुलर हो गया, या फिर मेरा लीनियर हो गया, ठीक है। लीनियर के अंदर 2 केस हो जाते हैं और एंगुलर के अंदर भी मेरे पास 2 केस अपने को देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है मेरा वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया को, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन आर नॉट रिलेटेड। हाँ, तो ये स्टेटमेंट वाला मेरे पास करेक्ट है, ये शेप और हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास रिलेटेड नहीं है। कि शेप डिपेंड ओनली ऑन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर। हाँ, तो शेप किस पर डिपेंड करता है, खाली अपने अभी पढ़ के आया था VSEPR थ्योरी, ठीक है। बॉन्ड पर और लोन पर डिपेंड करता है, कितने बॉन्ड पर और कितने लोन पर, उसी से अपने को शेप निकालते हैं। तभी तो अपन याद कर रहे हैं 2021 2021 सब क्या है, ये बॉन्ड पर है और ये मेरे पास लोन पर है। तो दोनों स्टेटमेंट मेरे पास क्या करेक्ट है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स कैन हैव सेम शेप बट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। ये सवाल अच्छा वाला है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कैन हैव सेम शेप बट डिफरेंट, मतलब यानी कि दोनों का शेप सेम हो सकता है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग हो सकता है। अभी तो अपन ने देख लिया 20, 21, 22 और 23 के अंदर इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास अलग है लेकिन शेप दोनों का क्या है, सेम है, एंगुलर है। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास अलग है 20, 21, 23 का, लेकिन शेप मेरे पास क्या सेम है। तो सेम शेप हो सकता है और हाइब्रिडाइजेशन अलग हो सकता है। तो थर्ड वाला भी मेरे पास क्या करेक्ट है स्टेटमेंट। तो समझ रहे हो, ऐसे स्टेटमेंट आता है डीप वाले, और ये JEE मेन का सवाल था। और चौथा क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल कैन हैव डिफरेंट शेप बट सेम हाइब्रिडेशन। क्या शेप अलग हो सकता है हाइब्रिडेशन सेम होने के बावजूद भी, कि ऐसा हो सकता है क्या कि शेप दोनों का अलग है लेकिन हाइब्रिडेशन दोनों का शेप सेम है। कैसे ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों का मेरे पास शेप क्या अलग है लेकिन हाइब्रिडेशन सेम है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, समझ लो मैंने हाइब्रिडेशन सेम माना, फॉर एग्जाम्पल मैं SP3 हाइब्रिडेशन मान लो, क्या SP3 हाइब्रिडेशन, तो SP3 यानी कि 4 हो रहे नंबर, तो 4 नंबर का कौन कौन से पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मेरे पास क्या हो सकता है, मैं क्या ले सकता हूँ 2, क्या ले सकता हूँ मैं 2, मैं क्या ले सकता हूँ, 4 बना 2, ले सकता हूँ मैं, ठीक है, 4 हो गया। या फिर मैं क्या ले सकता हूँ 3, ले सकता हूँ, तब भी मेरा 4 हो गया, ठीक है। या फिर मैं 4, ले सकता हूँ। तो देख लो हाइब्रिडेशन सेम है लेकिन शेप उसका अलग अलग हो गया। 2 कौन सा हो जाता है मेरे पास, एंगुलर शेप हो जाएगा। 3,1 कौन सा शेप हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा। 4,0 कौन सा शेप हो जाएगा मेरे पास, कौन सा शेप हो जाएगा मेरे पास 4,0 टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो देखो हाइब्रिडेशन सेम होने के बावजूद भी शेप अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि SP3 है सारे सबके ना 4 ही है, सम करोगे तो, लेकिन शेप अलग अलग हो सकता है। तो वाइस वर्सा हो सकता है कि मेरे पास शेप सेम है तो हाइब्रिडेशन अलग हो सकता है, और हाइब्रिडेशन सेम है तो शेप अलग हो सकता है। तो दोनों का अपन ने एग्जांपल पे देख लिया कि जब शेप सेम होता है, तो हाइब्रिडेशन अलग कैसे हो सकता है मेरे पास। तो शेप समझ लो एंगुलर है, दो एंगुलर वाले का हाइब्रिडेशन अलग हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है मेरे पास 2,1 और 2,2 वाले हो गए, ठीक है। फिर लीनियर भी देख लो, लीनियर के ना भी 2,0 और 2,3 वाले हो गए, कि देख लो दोनों का शेप सेम है लेकिन हाइब्रिडेशन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग एक कंडीशन देख लिया। फिर दूसरा मैंने क्या देख लिया कि मेरे पास हाइब्रिडेशन सेम है लेकिन शेप अलग हो सकता है। तो मैंने क्या देख लिया, उसका ना SP3 देख लिया। SP3 का ना क्या हो सकता है मेरे पास, ठीक है। SP3 का ना कितने कैसे हो सकता है मेरे पास, 2, हो सकता है क्योंकि 4 मुझे ऐड करके बनाना ना। 3, मेरे पास 1 हो सकता है मेरे पास, और 4, हो सकता है। तो दोनों वाइस वर्सा हो सकता है कि शेप सेम होने के बावजूद भी हाइब्रिडेशन अलग हो सकता है, हाइब्रिडेशन सेम होने के बावजूद भी शेप दोनों से अलग हो सकता है। यानी कि शेप एंड हाइब्रिडेशन आर नॉट इंटर रिलेटेड, ठीक है, इंटर रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। ये वाला बहुत डीप क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कराया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है। तो और देख लेते हैं कुछ टर्म्स, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट। अगर लोन पर 0 है तो शेप और ज्योमेट्री सेम आता है। तो अभी मैंने बताया कि लोन पर जो 0 हो जाता है, जिसका ना 0 लोन पर था, तो ज्योमेट्री अपन जो पढ़ कर आए थे पहले वही शेप में भी आ रहा है ना। कि 2,0 मेरे पास क्या था, 0 लोन पर है, तो 2,0 का ना अपन ज्योमेट्री क्या पढ़ के आए थे, हाइब्रिडेशन से लीनियर पढ़ के आए थे, और शेप भी इसका लीनियर ही है। 3,0 क्या पढ़ के आया था ज्योमेट्री अपन, ट्राइगोनल प्लेनर पढ़ के आया था, और उसका शेप भी क्या इतना ही है, ठीक है। 6,0 ऑक्टाहेड्रल पढ़ के आया था और उसका शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही है। जब मेरे पास लोन पर 0 हो जाता है तो
शेप और ज्योमेट्री मेरे पास क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, जब भी लोन पर जीरो होता है शेप और ज्योमेट्री मेरे पास सेम हो जाता है। फिर आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये बोल देगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन हो जाए, जिसका ना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसको अपन क्या बोल देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अपन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अपन बोल देते हैं। फिर अपन क्या देख लेते हैं कि ये VSEPR थ्योरी क्या बोलते हैं अपने को कि लोन पर का रिपल्सन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन थ्योरी है। और रिपल्सन का ऑर्डर ये क्या देता है, ज़्यादा लोन पर का हो जाएगा, फिर लोन पर बॉन्ड पर का हो जाएगा, फिर बॉन्ड पर का हो जाएगा। तो लोन पर का कब रिपल्सन हो जाएगा, जब मेरे पास एक स्ट्रक्चर के अंदर 2 लोन पर रहेगा तब मेरे पास ये वाला 2 लोन पर रिपल्सन लगेगा। जब एक स्ट्रक्चर के अंदर खाली एक ही लोन पर रहेगा तो कौन सा रिपल्सन लगेगा, लोन पर बॉन्ड पर भी लगेगा और बॉन्ड पर भी लगेगा। समझ रहे हो, अगर एक स्ट्रक्चर है उसका ना 2 लोन पर है, तो 2 लोन पर है तो लोन पर लोग आपस में रिपल्सन लगाएंगे। लेकिन खाली एक ही लोन पर है तो लोन पर वाला बॉन्ड पर के ऊपर भी लगाएगा रिपल्सन और बॉन्ड पर वाले अपने ही बॉन्ड पर में भी लगा लेंगे। ठीक है, तो जब 2 लोन पर रहता है तो ये वाला रिपल्सन लगता है और जब एक लोन पर रहता है तो ये वाला रिपल्सन लगता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझने लायक क्यों, क्योंकि NCERT के अंदर क्या है, इससे रिलेटेड अपने को असेसन रीजन बहुत सारे दिए गए हैं। ठीक है, असेसन रीजन दिए गए, तो NCERT के असेसन रीजन सारे के सारे मैं क्या कर रहा हूँ, जो लाइन्स है मैंने उठा के उसको क्वेश्चन में फ्रेम किया और मैं अभी वो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या NCERT क्या बोलती है कि 2,1 क्या होना चाहिए था, ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन एंगुलर शेप हो जाता है। देखो 2,1 अगर मैं देखो 2 बॉन्ड पर और एक लोन पर तो सम कितना रहा 3 यानी कि sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है। ठीक है, किसके हिसाब से, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, उसका ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है। लेकिन शेप इसका क्या हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर की जगह 2,1 का एंगुलर हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, तो देख लो, तो NCERT क्या रीजन देती है, VSEPR। तो जब भी शेप का रीजन अपने को पूछा जाता है तो VSEPR पे आ जाने। हाँ अच्छा, शेप पूछ रहा है, शेप का किसने दिया था, VSEPR। हाँ, क्योंकि अपन क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन थ्योरी हो रहा था और वही शेप को समझा रहा था। तो देख लो, इस स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास कितने लोन पर है, मेरे पास एक लोन पर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक ही लोन पर है, तो एक लोन पर है तो रीजन कभी भी ये आएगा, एक लोन पर है तो लोन पर बॉन्ड पर के साथ में एक रिपल्सन लगाएगा और बॉन्ड पर आपस में रिपल्सन लगाएंगे। तो इसका रीजन अपने को ये देने का कि लोन पर का रिपल्सन मेरे पास क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है बॉन्ड पर के रिपल्सन से। तो जो ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए था 120 डिग्री जो होना चाहिए था, एक बॉन्ड पर की वजह से क्या हो जाता है, वो रिपल्सन कम, रिपल करने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या कम हो जाता है, 119.5 डिग्री हो जाता है और मेरे पास क्या हो जाता है, मेरे पास एंगुलर शेप बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल SO2 वाला स्ट्रक्चर मेरे पास क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि 2,2 लोन पर, 2 बॉन्ड पर और एक लोन पर। क्योंकि देख लो, ये 2 बॉन्ड पर हो गया और लोन पर कितना 16 ग्रुप का सल्फर, तो 6 माइनस और एक ऑक्सीजन 2 को शेयर करता है, 2 ऑक्सीजन 4 को, 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो एक लोन पर है, 2 बॉन्ड पर और एक लोन पर। तो समझ गया NCERT के असेसन रीजन कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। देखो VSEPR थ्योरी जो अपने को रिपल्सन का ऑर्डर क्या देखते थे, सबसे ज़्यादा रिपल्सन कौन करेगा, गोलू मोलू कौन है, लोन पर। तो उसके बाद में जब एक लोन पर रहेगा तब वो ज़्यादा रिपल्सन करेगा, फिर बाद में जब लोन पर नहीं रहेगा उसका सबसे कम हो जाएगा। तो ये अपने को ऑर्डर करना है। तो जब भी 2 लोन पर रहेगा तो लोन पर का रीजन देने का रिपल्सन, और जब एक लोन पर रहेगा तो क्या देने का रीजन कि मेरे पास लोन पर बॉन्ड पर का ज़्यादा हो जाता है, बॉन्ड पर का रिपल्सन से। बस ये अपने को रीजन हमेशा देना ही है। ठीक है, और किसके लिए देना, शेप के लिए अपने को देना है। फिर NCERT क्या बोलते हैं कि 2,2 मेरे पास क्या होना चाहिए, यानी कि 2 बॉन्ड पर और 2 लोन पर हो जाते हैं, तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। क्यों, कि 2,2 4 हो जा रहा है सम और sp3 हो जाता है। sp3 का मेरे पास ज्योमेट्री क्या हो जाता है, शेप ज्योमेट्री क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है जो हाइब्रिडाइजेशन से। लेकिन यहाँ पर लोन पर आ गया तो शेप VSEPR थ्योरी हमारा लगेगा। तो यहाँ पर रीजन क्या पूछ रहा है, लेकिन ये एंगुलर हो जाएगा। एंगुलर क्यों, VSEPR थ्योरी से। तो रीजन क्या देगा, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पर है, तो मैंने अभी बोल दिया जब भी 2 बॉन्ड पर रहता है तो कौन सा वाला रीजन दोगे, ये वाला रीजन दोगे कि लोन पर का रिपल्सन मेरे पास ज़्यादा हो सकता है लोन पर बॉन्ड पर से, और फिर सबसे कम हो जाता है बॉन्ड पर के अंदर। तो जो मेरे पास ठीक है टेट्राहेड्रल होना था, टेट्राहेड्रल का जो एंगल होता है 109 डिग्री से, ठीक है, कम होकर मेरे पास कितना होता है, 104.5 डिग्री मेरे पास हो जाता है किसके अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, तो पानी के अंदर कितना हो जाता है, 109 डिग्री 0.5 डिग्री से 104.5 डिग्री मेरे पास हो जाता है। तो रीजन समझ रहे हो, असेसन रीजन पूछ लेगा, ये असेसन दे देगा और ये रीजन पूछ लेगा। तो हाँ ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, समझ रहे हो। अगला देख लेते हैं कि 3,1 का सम कितना रहा, 4 यानी कि sp3। तो sp3 तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन 3,1 मेरे पास क्या हो जाता है, लाल हो गया, 3 प्यारे टकले यानी कि 3,0 3,1 3 प्यारे यानी कि पिरामिडल। तो पिरामिडल हो जाएगा, ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो जाता है, तो अपने को पता है जब भी एक लोन पर रहता तो कौन सा रीजन देते हैं, लोन पर बॉन्ड पर का रिपल्सन मेरे पास ज़्यादा था बॉन्ड पर से, इसलिए जो एंगल था टेट्राहेड्रल वाला वो मेरे पास कम होकर 107 डिग्री मेरे पास आ जाता है। ये NCERT के ना दिया। तो असेसन रीजन समझ रहे हो कैसे आएगा एग्जाम में, ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ये मस्त मैंने इतना डिटेल में NCERT कोई नहीं बताएगा, मैं लिख कर देता हूँ। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं NCERT क्या बोलते हैं कि 3,2 मेरे पर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होना चाहिए था, 3,2 यानी 3 बॉन्ड पर और 2 लोन पर। 5 हो जाता है ना, 5 यानी कि sp3d हो जाएगा, sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो जाता है। लेकिन उसका शेप क्या टी शेप हो जाता है, क्यों, तो उसके बाद लोन पर हो जाएगा, है ना, उसके बाद लोन पर है, इसलिए तो 2 लोन पर है तो हमें मैंने क्या बोला, जब भी 2 लोन पर होता है तो ये पूरा का पूरा रीजन दे देने का, पूरा रीजन देगा कि लोन पर का रिपल्सन हो जाएगा, फिर लोन पर बॉन्ड पर का, फिर बॉन्ड पर का। इसलिए मेरे पास क्या हो जाता है
ये मेरे पास ऐसा रीजन आ जाता है। और हमें पता है कि जब भी जो sp3d जो स्ट्रक्चर हो जाता है मेरे पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के अंदर, और बेंट रोल अपने बोला कि बेंट रोल क्या कहता है कि जो लोन पर गोलूम होल है तो वो इक्वेटर पर जगह लेगा। क्यों? इक्वेटर पर जगह मेरे पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। इक्वेटर पर 120 डिग्री रहता है और एक्सियल के ऊपर मेरे पास कितना 90 डिग्री रहता है, तो ज़्यादा जगह कहाँ पर है? इक्वेटर पे 120 डिग्री, इसलिए वो क्या रही है लोन पर ऑक्यूपाई है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये बेंट रोल मैं पीछे समझा कर ही आया हूँ, है ना। तो एनसीईआरटी भी बेंट रोल का ही जिक्र करती है कि लोन पर यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर आएगा, है ना। फिर अगर आ जाता है मेरे पास 4,1 का सम कितना रहा 5 यानी कि sp3d क्या होना चाहिए मेरे पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होना चाहिए था, लेकिन ये मेरे पास क्या हो सीसॉ हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक लोन पर है तो अपन कौन सा रीजन देते हैं कि लोन पर बॉन्ड पे का रिपल्सन हो जाता है बॉन्ड पर डट लेने का, ठीक है। तो समझ गया ये, तो समझ गया कि जब भी एक लोन पर आएगा तो ये रीजन देने का, और जब भी 2 लोन पर आएगा तो पूरा का पूरा रीजन दे देने का, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो यही असेसन रीजन मेरे पास ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे लोन पर है, ठीक है, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है मेरे पास, तो उसके अंदर लोन पर कहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा? यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा स्पेस कहाँ पर? इक्वेटर पर। क्यों? इक्वेटर पर 120 डिग्री है और एक्सियल के पास 90 डिग्री है। तो लोन पर ऑक्यूपाई था इक्वेटोरियल, क्योंकि बेंट रोल की वजह से, ठीक है, ड्यू टू मिनिमाइज द लोन पर रिपल्सन, ठीक है, इसलिए। तो वही है कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूँ, समझ लो मैं स्ट्रक्चर बना लूँ, ठीक है। तो ये इसका मैं स्ट्रक्चर बना लूँ 3 बॉन्ड पर और 2 लोन पर का। तो मुझे अगर क्या करना है ध्यान से देख लो, 3 बॉन्ड पर है इसके पास और 2 लोन पर है। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ध्यान से देख लेते, शेप बनाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 3 बॉन्ड पर 2 लोन पर है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा। sp3d यानी कि क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब हमें क्या पता है बेंट रोल क्या बोलता है कि जब भी लोन पर जब भी कहाँ पर आएगा, लोन पर ऐसी जगह रहेगा जहाँ पर उसको ज़्यादा गोलूम होल है, ज़्यादा स्पेस है। ज़्यादा स्पेस कहाँ पर है? या तो 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो 120 डिग्री ज़्यादा स्पेस है, इसलिए 2 लोन पर को मैं क्या रखूँगा? इक्वेटोरियल पर रखूँगा, और बाकी सारे जो भी बॉन्ड हो जाएगा वो मैं 3 बॉन्ड को मैं ऐसे रख दूंगा। तो ठीक है, 3 बॉन्ड को मैं ऐसे रख दूंगा। समझ गया बेंट रोल? तो यही था मेरे पास एनसीईआरटी का मोह माया। अब हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे सवाल कर लेते हैं वीएसईपीआर थ्योरी से रिलेटेड। पहला सवाल क्या बोलता है कि डायमंड और जो एसआईसी का स्ट्रक्चर का आइसो स्ट्रक्चर है कि नहीं, वो पूछ रहा है। ये आइसो स्ट्रक्चर अपने को पता है, मैंने बोल दिया था कि आइसो स्ट्रक्चर यानी कि सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पर और लोन पर होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? आइसो स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो डायमंड अपने को पता है, डायमंड के अंदर अपने को क्या पता है कि एक कार्बन पी ब्लॉक के अंदर पड़ता है कि एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। किसके अंदर? डायमंड के अंदर। तो डायमंड के अंदर एक कार्बन कितने 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तो C4 हो जाता है, ठीक है, C4 हो जाता है। एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है, तो इसका 4 बॉन्ड पर है, 4 बॉन्ड पर है। और लोन पर कितना है? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 14 ग्रुप का, तो 4 हो जाएगा। माइनस 1 कार्बन 1 को शेयर करेगा, 4 कार्बन 4 को, तो -0 लोन पर है। तो C4 करना मेरे पास 4 बॉन्ड पर है और मेरे पास 0 लोन पर है। सेम टू सेम अगर मैं SI ठीक है, जो SiC4 में अगर देख लो, ठीक है, SiC का स्ट्रक्चर देख लो, तो SiC की मेरे पास क्या हो जाता है, उसके अंदर भी मेरे पास क्या हो जाता है, एक कार्बन एक सिलिकॉन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसके अंदर भी 4 बॉन्ड पर और मेरे पास क्या 0 लोन पर हो जाएगा। तो सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पर और लोन पर अगर मेरे को मिल रहा है, इसमें भी 4 बॉन्ड पर 0 लोन पर, इसमें भी 4 बॉन्ड पर 0 बॉन्ड पर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इसको बोल देते मिलते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आइसो स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और ये जो ठीक है, जो कार्बन का डायमंड हो गया और SiC हो गया, ये सारे मेरे पास क्या कोवलेंट बल्कि कोवलेंट कंपाउंड्स है, यानी इनका ना बहुत बड़ा मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, ये जल्दी पिघलता नहीं है। तो क्या हो जाता है, ये जो एक चैप्टर हो जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड्स करके, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या है, केमिकल बॉन्डिंग का भी कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पर भी सवाल इसके पूछने के पूरे चांस है। जेई का PYQ है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि जो कार्बन जो डायमंड है और में SH3 है, दोनों के दोनों मेरे पास क्या आइसो स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बल्कि एकदम कोवलेंट कंपाउंड है, बल्कि दोनों कोवलेंट कंपाउंड दोनों टेट्राहेड्रल जैसे ही है। तो दोनों के अंदर क्या मेरे पास 4 बॉन्ड पर है और 0 लोन पर है, तो सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पर लोन पर हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आइसो स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो पहला समझ गया कि डायमंड और जो SiC है, दोनों के दोनों क्या मेरे पास बल्कि कोवलेंट कंपाउंड है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों आइसो स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर देख लेते कि कुछ अपने को देख लेते, कुछ अपने को कंपाउंड दिए गए और बोल दिया कि आई आर दे बोथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर, कि ये क्या बोल रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होने चाहिए और आइसो स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। आइसो स्ट्रक्चर तो अपने को पता है कि सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पर भी होना चाहिए और लोन पर भी होना चाहिए वो, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होना चाहिए। तो ऐसा है कि नहीं, वो अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा है अपने को, किस किस में चेक करने बोल रहा है? कार्बोनेट और जो नाइट्रेट के बीच में, और अपने को क्लोरेट और सल्फाइड के बीच में अपने को चेक करने बोल रहा है कि ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल भी है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक दोनों है कि नहीं, ठीक है। तो अपने को पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले आइसो स्ट्रक्चर के लिए अपने को क्या निकालना है? बॉन्ड पर और लोन पर निकालना है, क्योंकि आइसो स्ट्रक्चर कौन होता है? जिसका ना सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पर
पेयर और लोन पेयर हो जाता है। तो पहले देख लेते हैं इसके अंदर 3 बॉन्ड बना रहा है तो 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। लोन पेयर के लिए अपने को क्या करना है, ठीक है, कौन से ग्रुप का, ये कार्बन 14 ग्रुप का, 14 ग्रुप का यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 क्या चार्ज है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और 4 + 2 6 हो जाएगा तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके। अब लोन पर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 को शेयर करेगा, 3 ऑक्सीजन 6 को करेगा, 6 डिवाइड बाय 2 0 लोन पर मिल गया। अगले देख लेते हैं NO3 माइनस कहना था, देख लेते हैं 3 बॉन्ड पे तो अपने को आंखों से दिख रहा है अभी लोन पर नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, लेकिन एक माइनस है तो 16 ग्रुप का हो जाएगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 को, 3 ऑक्सीजन 6 को डिवाइडेड बाय 2 तो 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 0 लोन पे, तो आइसो स्ट्रक्चर तो हो जाएगी क्योंकि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पर और लोन पर है। अब देख लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर है कि नहीं, तो ध्यान से देख लेते हैं सेम नंबर दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं। इसके अंदर भी 3 ऑक्सीजन है, इसके अंदर भी 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो कॉमन है, मतलब ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन्स तो इनके अंदर सेम ही है ना, कि एक ऑक्सीजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हाई हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन, एक ऑक्सीजन के 8 होता है इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑक्सीजन के अंदर 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन तो है ही है दोनों के अंदर, ठीक है, इसके अंदर भी 24 है, इसके अंदर भी 24 है। अब बचा क्या, कार्बन और ये 2 माइनस, ठीक है, तो कार्बन मेरे पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 माइनस यानी कि 8, तो 24 + 8 हो जाएगा इसके पास। और इसका भी देख लेते हैं नाइट्रोजन और 1 माइनस, नाइट्रोजन के पास कितना 7 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और 1 माइनस, 7 + 1 8, तो इसका भी 8, 24 + 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों को 24 + 8 कितना होता है मेरे पास 32 हो जाता है, तो दोनों में क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और ये मेरे पास क्या आइसो स्ट्रक्चरल भी है। अगला एक और इसी मिलता जुलता बोलते हैं और सवाल पूछा गया कि ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक दोनों है क्या, और ये वाले सवाल जो है JEE एडवांस करना पूछा गया था अपने को, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आइसो स्ट्रक्चरल के लिए अपने को क्या देखना है कि सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पर लोन पर होना चाहिए, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को गिनना है, ठीक है। तो आइसो स्ट्रक्चरल देख लेते हैं पहले, तो सबसे पहले इसके अंदर 3 बॉन्ड पर अपने को दिख रहा है, 3 बॉन्ड पर है, और लोन पर के लिए अपने कौन सा 17 ग्रुप का है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन -1 है तो 8 हो जाएगा, 8 माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन 2 को, 3 ऑक्सीजन 6 को डिवाइड बाय 2, 8 - 6 डिवाइड बाय 2 मेरे को कितना बचेगा 2/2 यानी कि 1, तो 1 लोन पर हो जाएगा। SO3 का देख लो 3 बॉन्ड पर अपने को दिख रहा है, ठीक है, ये 16 ग्रुप का तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, एक ऑक्सीजन 2 को तो 3 ऑक्सीजन 6 को, तो 6 - 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0, इसके सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, 16 ग्रुप का है और इसको 2 को भी तो ऐड करना है तो 8 हो जाएगा इसके पास, ठीक है, 16 ग्रुप का है और 2 भी ऐड करते हैं, 8 - 6 डिवाइड बाय 2 कितना 2/2 यानी कि 1, तो इसके अंदर मेरे पास 3 बॉन्ड पर और 1 लोन पर, इसमें भी 3 बॉन्ड पर और 1 लोन पर और सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पर और लोन पर है, तो आइसो स्ट्रक्चरल तो दोनों हो गए। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर नंबर ऑफ अपने को इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ऑक्सीजन O3 इसमें भी है, O3 इसमें भी है, एक ऑक्सीजन के अंदर 8 हो जाते हैं, तो 24 इसके अंदर भी है, 24 इसके अंदर भी है। और देख लेते हैं क्लोरीन के अंदर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मेरे पास ना मांगो आलिया से पेप्सी सोडा कोला, ठीक है, ना मांगो आलिया से पेप्सी सोडा, ना मांगो आलिया से पेप्सी सोडा कोला, यानी क्लोरीन के अंदर 17 हो जाते हैं और 1 माइनस, तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, और सोडा ना मांगो आलिया से पेप्सी सोडा यानी 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं सल्फर के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, 16 + 2 18, तो यहाँ पर भी 24 + 18, यहाँ पर भी 24 + 18 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल दोनों हो जाएंगे। तो ये वाला सवाल भी अपन ने देख लिया, ठीक है, तो बढ़िया सवाल अपन करते जा रहे। पहला सवाल समझ गया, पहला सवाल क्या था कि डायमंड और ये मेरे पास आइसो स्ट्रक्चर है कि नहीं, आइसो स्ट्रक्चर हो जाता है क्योंकि दोनों टेट्राहेड्रल हो जाते हैं, दोनों मेरे पास क्या होता है बल्कि कोवलेंट कंपाउंड मेरे को मिल जाता है, जो अपन सॉलिड्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते थे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। दूसरा क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर दोनों है कि नहीं, ठीक है, तो आइसो स्ट्रक्चर के अपने को सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पर और लोन पर चाहिए, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को काउंट करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को पता ही होता है किस एलिमेंट में किस में होता है, पीरियोडिक टेबल में अपन पढ़ कर आते ही है। अगला सवाल क्या बोलता है अपने को ज्योमेट्री ऑफ XeF4, जो XeF4 है उसका मेरे को क्या ज्योमेट्री अपने को देखने को मिल जाता है, ठीक है, क्या पूछा है ज्योमेट्री पूछा है, ठीक है, ध्यान से देख लेना XeF4, ध्यान से देख लेते हैं XeF4 का कितना ज्योमेट्री है, XeF4 का मैं बना देता हूँ, XeF4 में कितना बॉन्ड पर दिख रहा है 4 बॉन्ड पर दिख रहा है, ठीक है, प्लस लोन पर कितना हो जाएगा 18 ग्रुप का तो 8 हो जाएगा, माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना मेरे पास, एक फ्लोरीन 1 को करेगा तो 4 फ्लोरीन 4 को करेगा, तो डिवाइड बाय 2, 8 - 4 डिवाइड बाय 2 यानी 4/2 यानी कि 4/2 2 हो जाता है 2, तो इसके पास कितना 6, तो 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर मेरे पास कितना हो जाता है 4 0 4 1 4 2, ठीक है, तो 4 0 कितना टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है, तेरा बाप, ठीक है, लाल 3 प्यारे टकले तेरा बाप, ठीक है, लाल 3 प्यारे टकले हेड्रा 100 स्क्वायर प्लेनर, हेड्रा 100 स्क्वायर प्लेनर, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, तो स्क्वायर प्लेनर होगा तो क्या नहीं, यही तो लोग गलती कर लेते हैं। भाई पूछा क्या उसने, ध्यान से देखो, उसने ज्योमेट्री पूछा है ना कि ज्योमेट्री पूछा है, शेप नहीं पूछा है, तो अपन ने शेप निकाल दिया स्क्वायर प्लेनर, उसने ज्योमेट्री पूछा है, शेप निकालने के लिए अपन क्या करते हैं दोनों को ऐड कर लेते हैं, जितने बॉन्ड पर प्लस लोन पर, तो 6 हो जाएगा, और 6 कितना हो जाता है मेरे पास 6 यानी कि sp3d, और sp3d क्या होता है मेरे पास ऑक्टाहेड्रल होता है। तो सवाल में पढ़ लेना कि ज्योमेट्री पूछा कि शेप पूछा है, समझ रहे हो कि नहीं, ये सवाल में अगर ज्योमेट्री लिखा है तो ज्योमेट्री निकालना है, ठीक है, मतलब अपने को सबको ऐड कर लेना है, और हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन अपने को ज्योमेट्री देखना है, ठीक है, कि अगर मेरे पास
सम अगर मेरा 2 हुआ तो sp हो जाएगा, ठीक है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का। अगर 3 हुआ तो sp2 हो जाएगा, ठीक है, और वो लीनियर हो जाएगा, और ये मेरे पास ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो ऐसे करते हो जाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल हो जाता है। लेकिन शेप पूछ लेता तब लोन पेयर को लेता है। यहाँ पर शेप नहीं पूछ रहा, ज्योमेट्री पूछ रहा है, इसलिए आँख खोल कर देख लो। यह वाला अपने को समझ आ चुका है, ठीक है। फिर ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने का। फिर अगला क्या बोलता है, शेप ऑफ SbCl2 - TeF2 और ClO2, ठीक है। तो इन सब का अपने को क्या पूछा गया है, शेप वगैरह पूछ लिया गया है। यहाँ पर अपने को शेप ही पूछा है, तो अपने को लोन पेयर को लेना है, ठीक है। तो क्योंकि किसका पूछ लिया, ध्यान से देख लेते हैं। तो SbCl5- अभी देख लोगे तो ये Sb क्या होता है, अभी अपने को पता होना चाहिए Sb क्या होता है, एंटीमनी होता है। और एंटीमनी कौन से ग्रुप का होता है, यही सबको नहीं पता रहता है, क्योंकि एंटीमनी ज़्यादातर यूज होता ही नहीं है, ठीक है। एंटीमनी देख लो, अपने को ट्रिक तो पता है, ना पी ऐसे सबके बीच। तो सब क्या होता है, यहाँ पर आता है कौन से ग्रुप है, 15 ग्रुप में, इसलिए इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये वाला मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एंटीमनी ज़्यादा दिखता नहीं है, एंटीमनी ज़्यादा दिखता नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 15 ग्रुप में आता है, 15 ग्रुप में आता है, इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस है तो ऐड कर दूंगा, प्लस 2 7 हो जाएगा, 7 माइनस स्टारिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 तो 5 डिवाइड बाई 2, तो 2/2 एक लोन पर मेरे को देखने को मिल जाएगा। बॉन्ड पर मेरे पास 5 है, तो 5,1 मेरे पास क्या हो जाता है, स्क्वायर मेरे पास पिरामिडल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है, ठीक है। 5,1 क्या होता है मेरे पास, उसका शेप क्या था, स्क्वायर पिरामिडल। अपने को ट्रिक पता ही है, लाल 3 प्यारे टकले एड्रेस और स्क्वायर प्लानर, ठीक है। उसके में तेरा बाप आया, स्क्वायर पकड़ा, पेल दिया, ठीक है, तो वही स्क्वायर पकड़ा आ जाएगा। तेरा बाप आया तो देखो ट्रायगोनल बाय पिरामिड हो जाएगा, तेरा बाप आया, स्क्वायर पकड़ा, 5,1 हो जाता है, पेल दिया, यानी स्क्वायर प्लेनर मेरे पास क्या हो जाएगा, 5,2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गया, तेरा बाप आया, स्क्वायर पकड़ा, पेल दिया, तो 5,1 था तो स्क्वायर पकड़ा, तो ये वाला ट्रिक में था। फिर TF2 देख लो, देखो टेरिलियम भी हमारे पास सामने देखने नहीं मिलता, तो लोग भूल जाते हैं कौन से ग्रुप का। तो अपने को पता है ओ स्टाइल से टिपो यानी कि TR है, यानी 16 ग्रुप है, 16 ग्रुप यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने इसको नोट किया, क्योंकि ये सारे भूल जाते हैं कि कितना किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे अपने को दिखते नहीं है ज़्यादातर अपने को ऊपर वाले एलिमेंट दिखते हैं ना। तो 16 ग्रुप का यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस एक फ्लोरीन एक को शेयर करता है, 2 फ्लोरीन 2 को डिवाइडेड बाई 2, 6 - 2 डिवाइड बाई 2 मेरे पास कितना हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 बॉन्ड पर और 2 लोन पर, ठीक है, क्या 2 लोन पर और 2 बॉन्ड पर अपने को देखने को मिल रहा है। तो 2 बॉन्ड पर और 2 लोन पर अपने को क्या कौन सा शेप हो जाता है, 2 0 2 1 2 2 और 2 3 लाल लीनियर एंगुलर लीनियर, तो लीनियर में एंगुलर मिल रहा है, कौन सा हो जाएगा, एंगुलर को कितने नाम हो जाते हैं, 3 नाम हो जाते हैं। एंगुलर को बैंड भी बोल सकते हैं, वी भी बोल सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर देख लो भाई साहब, अगला स्ट्रक्चर देख लो, ClO2, ठीक है। ClO2 का अगर मैं ध्यान से देख लूँगा, इसके बाद 2 बॉन्ड पर अपने को आँख से दिख रहा है। फिर लोन पेयर के लिए अपने को क्या करना है, ठीक है, 17 ग्रुप का तो 7 माइनस एक ऑक्सीजन 2 को, तो 2 ऑक्सीजन 4 को डिवाइड बाई 2, यानी 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर होगा, ठीक है। क्या होगा मेरे पास 7 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 7 - 4 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास 3/2 यानी कि एक लोन पेयर होगा इसके पास, और एक मेरे पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक लोन पेयर रहेगा और एक मेरे पास क्या रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक लोन पेयर और एक मेरे पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसके पास, ClO2 के अंदर। लेकिन ClO2 के अंदर क्या हो जाता है, मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गिना नहीं जाता, क्यों, क्योंकि ClO2 के अंदर क्या है, d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल, क्या कर लेता था, बनाना बॉन्डिंग कर लेता था, मैंने अपन देख के आया था हाइब्रिडेशन के अंदर। तो 2 बॉन्ड पर है इसके पास और एक ही लोन पर है। 2,1 में कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, लाल, ठीक है, लाल, ठीक है, लीनियर एंगुलर स्ट्रक्चर। 2,1 में एंगुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, 2,1 हो जाएगा, पर 2 नहीं बल्कि 1 हो जाएगा, तो एंगुलर शेप इसका हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो, ये वाला ClO2 का हाइब्रिडेशन अपन देख कर ही आए थे। सवाल क्या दिया है कि AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 AB7 के अंदर, ठीक है, कि A मेरे को हमने पता है कि सेंट्रल मेटल एटम को जनरेट करता है, B बॉन्ड पेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे मेरे पास ये सारे अगर हो जाएगा तो ये सारे कौन कौन से शेप के हो सकते हैं वो हमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है वो ठीक है, जो BK जायसवाल एक बुक आती है, ठीक है, उसका सवाल है कि अगर मुझे ऐसा, और NCERT ऐसे ही डिनोट करती है, तो NCERT क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बुक में क्या बोला था कि ये सारे स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, कि AB2 कौन कौन सा शेप हो सकता है, AB3 का कौन कौन सा शेप हो सकता है, AB4 का कौन कौन सा हो सकता है, वही अपन सवाल देख लेते हैं। तो AB2 का मतलब क्या होता है, एक सेंट्रल एटम है और 2 बॉन्ड पेयर है, यानी 2 बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर कितने, 2 ही है, तो 2 बॉन्ड पेयर में क्या कौन सा केस होता है, खाली 2,0 ही हो सकता है, यानी कि एक ही शेप अपने को देखने को मिलेगा, 2,0 वाला लीनियर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूछ लेगा, तो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में पूछ लेगा कि विच ऑफ द हाउ मेनी शेप्स आर पॉसिबल फॉर AB2, तो आंसर ऑप्शन मिलेगा 1 2 3 4, तो लिखने का ओनली 1, ठीक है। तो ऐसा हमें सवाल पूछेगा, ठीक है, नीट के अंदर। फिर आएगा AB3 के लिए क्या क्या पॉसिबल है, तो A में एक सेंट्रल एटम A है और 3 बॉन्ड पर, जब भी 3 बॉन्ड पर यानी कि सम 3 आना चाहिए मेरे पास, 3 सम कब आ जाएगा, एक हो जाएगा
जाएगा मेरे को, मैं क्या लूँगा 2,1 ले लूँगा और 3,0 लूँगा, तब मेरे को क्या मिल जाएगा, सम 3 मिल जाएगा। सम अगर मुझे 3 मिल जाएगा, 2,1 मेरे पास अलग शेप हो जाता है, 2,1 कौन सा शेप हो जाता है मेरे पास, एंगुलर शेप हो जाता है, और 3,0 मेरे पास कौन सा शेप हो जाता है, ट्रायगोनल प्लेन है। तो 2 शेप देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम पूछा विच ऑफ द, ठीक है, AB3 हैज़ हाउ मेनी शेप्स, ठीक है, तो 1 क्वेश्चन में रहेगा, ऑप्शन में 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, 2 शेप हो जाते हैं अपने को, 2,1 और 3,0। समझ रहे क्वेश्चन, समझ रहे हो, ये लैंग्वेज क्या पूछ रहा था। अगला वाला बोलता है AB4 कितना हो सकता है, यानी कि एक सेंटर में 4 बॉन्ड पर, यानी कि सम 4 चाहिए। सम 4 कैसे हो सकता है, तो 2,2 ले लो, 3,1 ले लो, ठीक है, या फिर क्या ले लो 4,0 ले लो। तो ये 3 शेप अपने को देखने को मिल जाता है। 2,2 कौन सा एंगुलर हो जाता है, 3,1 मेरे पास कितना हो जाता है, ठीक है, लाल हो गया, 3 प्यारे टेक्ला, तो पिरामिडल हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा हेड्रा यानी कि टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 शेप अपने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर AB5 का ना एक तो सेंट्रल एटम है और 5 बॉन्ड पर है, 5 यानी कि 5 सम चाहिए मुझे। 5 सम मेरे पास कैसे बन जाएगा, 2,3 और फिर 3,2 और फिर मेरे को 4,1 और 5,0, इन सब का ऐड करेगा तो 5 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो 2,3 मेरे पास कौन सा शेप हो जाता है मेरे पास, 2,3, ठीक है। तो 2,0 2,1 2,2 2,3, तो मेरे पास लीनियर शेप हो जाता है ये मेरे पास, ठीक है। 3,2 कौन सा था, 3, ठीक है, लाल 3 पैरेट टकले, तो ये T शेप हो जाएगा मेरे पास। और ये मेरे पास हेड्रासो यानी सीसॉ स्क्वायर है मेरे पास, और सीसॉ शेप है ये। और 5,0 का मेरे पास 5,0 कौन सा शेप होता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप हो जाता है। तो पूछ लेगा एग्जाम में AB5 हैज़ हाउ मेनी शेप्स, तो 1 2 3 4, तो 4 पॉसिबल शेप्स हो सकते हैं। समझ रहे क्वेश्चन कैसा फ्रेम है ये वाला, मस्त क्वेश्चन था VK जायसवाल बुक का, ठीक है। वो AB6 हो गया, तो AB6 यानी सम 6 चाहिए। 6 सम कब हो सकता है, जब 4,2 5,1 और 6,0 हो जाए मेरे पास। तो 4,2 क्या कौन सा शेप हो जाता है मेरे पास, ठीक है, 4,0 हेड्रा 100 स्क्वायर प्लेन, तो ये स्क्वायर प्लेन हो जाएगा। 5,1 क्या हो जाता है मेरे पास, ठीक है, 5,1 मेरे पास क्या हो जाता है, 5,0 तो मेरे पास ट्रायगोनल बाइपिरामिड होता है। तेरा बाप आया स्क्वायर पकड़ा, तो स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा ये मेरे पास। और 6,0 तो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। फिर AB7 मेरे पास कौन सा हो सकता है, तो 4,3 हो सकता है, 5,2 6,1 7,0, तो मेरे पास यहाँ पर AB4 के ना 4 से अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गई क्या, समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए, क्या था मेरे पास कि इसका ना क्या था कि हमने दे दिया गया एक मॉलिक्यूल और इसका नाम में पूछा गया था इस मॉलिक्यूल के कितने सारे शेप्स पॉसिबल है। तो एग्जाम में ऑप्शन में दे देगा 1 शेप पॉसिबल, 2 शेप पॉसिबल, 3 पॉसिबल, ठीक है। तो वैसे हम हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये, आने की बहुत पॉसिबिलिटी हो जाती है एक बढ़िया लैंग्वेज वाले क्वेश्चन के अंडर, ठीक है। मुझे क्या बोला, शेप ऑफ द CH4 बताओ, C2H4 बताओ और C2H2 बताओ। तो इन सब का अपने को शेप अपने को निकालने बोल दिया गया है, ठीक है। शेप क्या था, शेप निकालने के अपने को 2 चीज़ पता होना चाहिए, एक तो कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। तो उससे हम क्या करेंगे, टेबल में देखकर क्या करेंगे, शेप निकालेंगे। तो CH4 तो अपने को पता ही है, तो 4 बॉन्ड पेयर साथ में दिख रही है, और लोन पेयर कितना हो जाएगा 4, इससे 14 ग्रुप का है कार्बन, तो 14 के बाद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 1 हाइड्रोजन 1 को शेयर करता है, 4 हाइड्रोजन 4 को, तो अपॉन 2, तो 4 - 2 0, तो 0 लोन पेयर। 4,0 क्या हो जाता है, हेड्रा 100 स्क्वायर प्लान, तो हेड्रा से क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा CH4 का। अब आता है ये दोनों, बाकी के दोनों क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग है क्या, तो C2H4, तो C2H4 अपने को दिख रही है कि वो अल्कीन हो जाएगा, ठीक है। C2H4 देख लो, C2H4 किसके जनरल फार्मूला जैसे मैच करता है, CnH2n जैसे मैच कर रहा है ना, Cn, अगर n को मैं 2 रखूँ तो मुझे H4 मिल रहा है, यानी ये अल्कीन है, ठीक है, अपने को पता चल गया। और इसका DU भी 1 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी मेरे पास क्या 1 है, ऑर्गेनिक करना पड़ती है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो मतलब 1 पाई बॉन्ड हो गई, तो कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा मेरे पास, पाई बॉन्ड हो जाता है। तो DU कैसे निकालना आता है ना, DU कैसे निकालते हैं देख लो, ऑर्गेनिक करना पड़ता है वैसे भी, फिर भी बता रहा। DU क्या होता है मेरे पास, ठीक है, 1 + C हक्जन बटे 2, ठीक है। तो हक्जन HXN बटे 2, कुछ नहीं करना है। अगर प्लस डाला तो मैंने माइनस डाल दिया, फिर वापस प्लस डाल दिया, फिर माइनस डाल दिया, ये फार्मूला होता है DU का। तो मेरे पास क्या C2H4 है ना, C2H4 यानी कि क्या C2H4, तो 1 + C कितने 2 है, तो मैंने 3 रख दिया, माइनस हेक्सन, हाइड्रोजन कितने 4 है, और X मतलब हेलोजन और नाइट्रोजन है नहीं, तो 4/2 कितना 2 होता है, 3/2, 3 - 2 1, तो DU1 यानी कि 1 पाई बॉन्ड होगा, तो 1 पाई बॉन्ड मैंने बना दिया बीच में। तो DU का फार्मूला आप पता है ना, सो 1 + C हेक्सन बटे 2, 1 + C हेक्सन बटे 2 और प्लस माइनस कर देने का, ठीक है। तो DU1 हो गया, यानी कि बीच में एक मेरे पास पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। अभी अपने को देखना कि इसके ना मेरे पास कितने बॉन्ड पेयर और कितने मेरे पास क्या हो जाता है, लोन पेयर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं ये देख लूँ कार्बन देख लूँ, तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड पर है, बॉन्ड पर यानी कि सिग्मा, तो 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, 3 सिग्मा है। और कार्बन के पास कोई भी मेरे पास लोन पर नहीं है, ठीक है, कार्बन के पास कोई भी लोन पर नहीं है, क्योंकि उसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई भी एक लोन पर बचा ही नहीं है, ठीक है। तो 3 ही सिग्मा है कार्बन के पास, कार्बन के पास में 3 ही सिग्मा है, 3 सिग्मा यानी क्या हो जाता है मेरे पास, 3 सिग्मा 0 लोन पर, 3 सिग्मा 0 लोन पर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेन, इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेन हो जाएगा। फिर अगला अपने को क्या दिया था, C2H2 दे देगा, तो C2H2 तो अपने को पता है ये किसका मैच कर रहा फॉर्मूला, CN
ठीक है, H2n-2 वाला कर रहा हो, CnH2n-2 क्या होता है मेरे पास, अल्काइन का फार्मूला, जनरल फार्मूला हो जाता है जो हाइड्रोकार्बन पास लेते हैं, तो ये हो जाएगा। और अपने को क्या पता है कि क्या बॉन्ड पर और लोन पर देखते हैं सेव करें तो कितने बॉन्ड पर है, तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड बना रहा है मेरे पास, ठीक है, एक बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन मेरे पास कितना बॉन्ड बना है, दो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है मेरे पास, सिग्मा देखते हैं ना, सिग्मा 2 है, तो बाकी के मेरे पास पाई को नहीं गिनते अपन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, खाली सिग्मा को, दो सिग्मा बना, दो सिग्मा यानी कि sp है, और sp यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, कौन सा शेप हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा, ठीक है, ये भी अपने को समझ गया शेप निकालना। अगला देख लेते हैं N2H4, ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है कि N2H4 का निकालो अबाउट नाइट्रोजन एटम, लेकिन मतलब नाइट्रोजन एटम के अबाउट इसका N2H4 का स्ट्रक्चर बनाकर क्या करो, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताओ, तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ठीक है, कुछ नहीं करना अपने को, ध्यान से देख लेते हैं, नाइट्रोजन का शेप बताओ, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, तो अपने को पता है N2H4 का स्ट्रक्चर अपन बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, कैसे बनाएगा, देखो N2H4 है ना, N2H4 है, तो सबसे पहले अपन देखें कि इसके ना कोई DU है कि नहीं, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है कि नहीं, कोई पाई बॉन्ड मेरे पास है कि नहीं, पाई बॉन्ड अपने को निकालना आता है 1+C हेक्सेन/2 H(2), ठीक है, H(2) मेरे पास हो जाता है प्लस माइनस, तो कार्बन तो इसके ना है नहीं, तो 1 ही हो जाएगा, 1 + 0 तो 1 माइनस हेक्सेन, हाइड्रोजन कितना 4 है तो 4, ठीक है, और नाइट्रोजन कितने है मेरे पास, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, नाइट्रोजन कितना मेरे पास 2 है, तो 4 - 2 / 2, 4 - 2 / 2 कितना होता है 2/2 यानी कि 1, तो 1 - 1 0, तो DU 0 है, DU 0 यानी कि इसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं रहेगा, तो N2H4 के अंदर मेरे पास क्या कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो सारे के सारे मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो समझ गया स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, पहले DU निकालना है 1+C हेक्सेन/2 प्लस माइनस करके क्या कर देना अपने को DU निकालना है, तो मैं अच्छे से फार्मूला लिख कर एक बार बता देता हूँ, 1+C, ठीक है, हेक्सेन यानी कि हेलोजन, क्या हाइड्रोजन, हेलोजन नाइट्रोजन /2, इसको पूरा ब्रैकेट में डाल दिया, यहाँ पर प्लस डाला तो यहाँ पर माइनस, फिर वापस प्लस फिर माइनस, तो ये वाला फॉर्मूला से अपने को DU मिलेगा, DU 0 यानी कि एक भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, DU 1 यानी कि एक डबल बॉन्ड रहेगा, DU 2 यानी कि 2 डबल बॉन्ड रहेगा, फिर अपन ने ये वाला सब अपन ने डाला तो इसका DU मेरे को कितना 0 मिल रहा है, तो अपने को पता चलेगा यहाँ पर कोई भी अपने को डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, तो मेरा स्ट्रक्चर ये वाला ऐसे मेरा बन गया है। अब मुझे क्या बोल रहा है वो नाइट्रोजन के अबाउट इसका शेप बताओ, तो इस शेप के लिए क्या निकालना रहता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, क्या निकालना रहता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर निकालना रहता है, तो हमें क्या पता है नाइट्रोजन के पास कौन से ग्रुप का 15 ग्रुप यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास, और 3 बॉन्ड बना रहा है यानी -3 / 2, तो कितना हो जाएगा इसके पास 2/2 यानी कि एक लोन पर हो जाएगा किसके पास, नाइट्रोजन के पास, और बॉन्ड पर कितना बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड पर है और एक लोन पर, और 3 बॉन्ड पर और एक लोन पर क्या होता है मेरे पास ट्राइगोनल पिरामिडल मेरे पास क्या हो जाता है शेप मेरे पास हो जाता है, ठीक है, तो ये अपने को समझ आ चुका है, ठीक है, ट्राइगोनल क्या होता है पिरामिडल हो जाता है, और पूरा कंपाउंड, अगर मुझे पूरे कंपाउंड का ज्योमेट्री पूछ लेता क्या हो जाता, पूरे कंपाउंड का ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के अंदर अपने को पता है ज्योमेट्री के अंदर लोन क्या होता था मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाता है, तो याद रखना पूरे कंपाउंड का ज्योमेट्री पूछ लेना तो हाइब्रिडाइजेशन चलना है, लेकिन अपने को शेप पूछ रहा है किसी का तो अपने को लोन पर को भी अंदर गिनना है, तो हाइब्रिडाइज, ठीक है, तो ज्योमेट्री के अंदर लोन पर को नहीं लेते लेकिन शेप के अंदर लोन पर को अपन ले लेते हैं, तो ये भी अच्छा सवाल था, समझ गया, DU से अपने को देखने का, DU निकाल कर देखना कि उसके अंदर पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं। फिर अपन अगला क्या बोल देते हैं अपने को, ठीक है, अगला क्या होता है CH3COCl का अपने को निकालना है, कार्बन के अबाउट क्या निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, कुछ नहीं करना, CH3C डबल अपने को पता है CH3 लगेगा ही, और C डबल बॉन्ड और COCl तो अपने को पता है IUPAC करना पड़ता है, ठीक है, एसिड क्लोराइड हो जाता है और C डबल बॉन्ड और Cl हो जाता है, इस कार्बन के अबाउट इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मतलब शेप निकालना है कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो कार्बन मेरे पास क्या हो जाएगा 3 बार बना रहा है, सिग्मा कितना बना रहा है 3, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा यानी कि sp2, और sp2 क्या होता है मेरे पास ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, खत्म, आसान था ये वाला सवाल, गलत जाम हो गया रे। फिर आता है NH2OH का निकालो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अबाउट उसका हाइब्रिडेशन निकाल दो, NH2OH के स्ट्रक्चर करना तो कुछ नहीं करना, NH2OH स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, ठीक है, मैंने नाइट्रोजन बनाया था, नाइट्रोजन के पास बना दिया, नाइट्रोजन के पास मेरे पास लिविस स्ट्रक्चर से अपन लिविस स्ट्रक्चर बना लेंगे कि नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड पर होता है मेरे पास, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, तो इसको 3 बॉन्ड बना रहा है किसके लिए ऑक्टेट के लिए, तो 3 बॉन्ड इसने 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ में बना दिया जिससे हाइड्रोजन का भी डुप्लीकेट कंप्लीट हो गया और एक और बॉन्ड बना दिया। अब ऑक्सीजन के पास मेरे पास कितना स्ट्रक्चर हो जाता है 6, तो 2 बॉन्ड बनाना, तो एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ में बना दिया और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में, सबका यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्टेट मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब वो क्या बोला नाइट्रोजन, ये जो स्ट्रक्चर है उसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अबाउट क्या निकालो उसका मुझे शेप बताओ, तो शेप के लिए क्या करना है बॉन्ड पे प्लस स्टोन पे देखना है, तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है मेरे पास 3 बॉन्ड बना रहा है, अपने को दिख रहा है 1 बॉन्ड, ठीक है, कितना बॉन्ड देख लो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर लोन पर कितना 1, तो 3 बॉन्ड और 1 लोन पर यानी कि ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा नाइट्रोजन का शेप, ठीक है, नाइट्रोजन का अबाउट शेप। लेकिन ऑक्सीजन का अबाउट शेप मेरे पास क्या ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है 2 लोन पर है, 2 बॉन्ड और 2 लोन पर होता है तो एंगुलर शेप हो जाएगा, तो ये वाला भी अपने को
समझ आ चुका है, ठीक है। और अगला वाला स्ट्रक्चर अपने को क्या बोलते हैं, क्या एक और अपने को स्ट्रक्चर दिया, किसका बोलते हैं, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इमीन, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कहना पड़ोगे इमीन करके, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड NH, तो इसका बोलते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का बाद क्या निकालो, शेप निकालो। तो कुछ नहीं करना है, कार्बन और नाइट्रोजन का बाद शेप निकालो। CH2 डबल बॉन्ड NH है, तो CH2 डबल बॉन्ड NH मैंने निकाल लिया, ठीक है। और अपने को पता है कि जो कार्बन में पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए किसके लिए, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, इसलिए 4 इसलिए बॉन्ड इसने बना दिया। और हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना करके अगर डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर नाइट्रोजन का मेरे को पता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड और बनाएगा, क्या करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3 बॉन्ड उसने और बना दिया, ठीक है। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, मेरे 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो उसके बाद एक लोन पर मेरे पास क्या होता है, बच जाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मेरे पास क्या हाइड्रोजन क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाकर क्या करेगा, डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। अब उसने क्या बोल दिया, नाइट्रोजन के और कार्बन के बॉन्ड मुझे क्या करना है, इसके अंदर इमीन के अंदर शेप निकालना है। तो कार्बन का कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, कितना बॉन्ड बना, बॉन्ड यानी कि सिग्मा अपन खाली काउंट करते हैं, तो खाली 3 ही सिग्मा है, तो 3 सिग्मा हो जाएगा, 3 सिग्मा यानी कि sp2 हो जाएगा, तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। और नाइट्रोजन में पास कितना हो जाएगा, कितना सिग्मा है, 2 सिग्मा बना रहा है, क्योंकि ये तो पाई हो जाएगा, 2 सिग्मा। और लोन पर कितना, 1, तो 2 बॉन्ड पर और 1 लोन पर क्या, कौन सा शेप हो जाता है मेरे पास, एंगुलर शेप मेरे पास हो जाता है। कौन सा शेप हो जाता है, एंगुलर शेप मेरे पास हो जाता है। फिर ये वाला सवाल बहुत बढ़िया है, अगला वाला सवाल देखना है, ठीक है। ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ, ठीक है, PCl3F2 PF3Cl2 और XeO3F2, तो इसके ना क्या कुछ नहीं लगेगा, हमारा थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगेगा, बेंट्रोल वगैरह हमारे पास लग जाएगा। तो ध्यान से देख लेते हैं, अगर मैं सबका स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखूँ तो PCl3F2 का ना मेरे पास सेंटर एटम कौन हो जाएगा, जो मेरा कम नंबर में होता है, कम नंबर में कौन है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस सेंटर एटम हो जाएगा। और 15 ग्रुप का तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनस, ये सारे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर डिवाइडेड बाय 2 जाने के, जो 0 लोन पर है और 5 बॉन्ड पर है, 5 बॉन्ड पर है, तो 0 लोन पर तो क्या हो जाएगा मेरे पास, sp3d मेरे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे पास, sp3d हो जाएगा। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। सेम टू सेम अगला वाला है, उसके अंदर भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। बस इसका ना फ्लोरीन दे दिया गया, यहाँ पर 3 फ्लोरीन है, यहाँ पर खाली 2 फ्लोरीन है। फिर अगला अलग इसका भी अपन देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। तो उसके बाद 18 ग्रुप का है, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनस, 1 ऑक्सीजन 2 को शेयर करता है, 3 ऑक्सीजन 6 को, और 1 फ्लोरीन 1 को, तो 2 ऑक्सीजन 2 को, तो 8 - 8 डिवाइड बाय 2 0। इसके पास क्या वो है, लोन पर है। और बॉन्ड पर कितने, 5 है, 5 बॉन्ड पर है, तो ये भी sp3d मेरे पास हो जाएगा। सारे के सारे मेरे को क्या दिया, sp3d यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सबका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। सबका मेरे पास शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या फिर ज्योमेट्री और शेप मेरे पास सेम ही रहेगा, क्योंकि किसी का ना लोन पर है ही नहीं, ठीक है। तो सबका मेरे पास क्या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का अपन पढ़ के आते हैं बेंट्रोल, कौन सा रूल, बेंट्रोल पढ़ के आते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। बेंट्रोल क्या कहता था कि जब भी अगर लोन पर रहेगा, ठीक है, लोन पर हमेशा कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर स्पेस ज़्यादा कहाँ पर, इक्वेटोरियल पे, तो लोन पर ही जाएगा इक्वेटोरियल पे। और बेंट्रोल एक और बोलता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो कहाँ पर जाएगा, एक्सियल के ऊपर, कहाँ पर जाएगा, एक्सियल के ऊपर। तो बेंट्रोल क्या बोलता है कि लोन पर जाएगा इक्वेटोरियल के ऊपर, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा मेरे पास एक्सियल के ऊपर। तो ये वाला बेंट्रोल हमें इस लगाना है इन स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो अपन बेंट्रोल लगा लेते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर देख लेते हैं PCl3F2। तो अपने को पता है अपने को स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ऐसे ही मेरे पास स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ट्राइगोनल तो वो बोला sp3 सबका हाइब्रिडेशन है, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से स्ट्रक्चर बनेगा। और बेंट्रोल क्या बता, लोन पर इक्वेटोरियल पर जाएगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो मेरे पास एक्सियल पे जाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर देख लेते हैं PCl3F2, यानी कि ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर मेरे पास बन जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो सेंटर पे मैंने P रख दिया, PCl3F2। अब अपने को देखना है कि जो साइड एटम है उसका नाम पता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे जाएगा। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन ऑब्वियसली, क्योंकि फ्लोरीन का 4 है और क्लोरीन का 3 है इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉलिंग स्केल से, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इसलिए फ्लोरीन को मैंने कहाँ पर रख दिया, एक्सियल के ऊपर रख दिया। और जो कम था उसको मैंने कहाँ पर रख दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसको मैंने इक्वेटर के ऊपर रख दिया। तो PCl3F2 का स्ट्रक्चर मेरे पास कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होगा, ठीक है, ना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा मन बना देना कि यहाँ पर मैंने 2 फ्लोरीन को रख दिया, ठीक है, और 1 क्लोरीन को यहाँ पर रख दिया, और बचे हुए मैं, ठीक है, बचे हुए 2 क्लोरीन को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ऐसा मत रखना, क्यों, ये गलत क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रूल क्या कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे आएगा। तो लेकिन अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को यहाँ पर क्या कर दिया, इक्वेटर पे रख दिया। तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बल्कि ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर बनने का रूल हो जाता है कि मेरे पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा पहले उसको एक्सियल पर रख दो, और बाकी को इक्वेटर के ऊपर रख दो। अगला क्या बोल देता अपने को, ठीक है। तो अगला क्या था मेरे पास, अगला वाला स्ट्रक्चर मेरे पास क्या था कि वो क्या था, PF3, क्या था मेरा, PF3Cl2 था, क्या था, PF3Cl2। तो ये भी मेरे पास ट्राइगोनल क्या होगा, बाइपिरामिडल रहेगा। तो फॉस्फोरस बीच में रख दिया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को कहाँ पर रखना है, एक्सियल पर रखना है। तो फ्लोरीन कितने, 3 है, लेकिन एक्सियल पर कितने पोजीशन होते हैं, 2 ही, तो 2 फ्लोरीन को तो मैंने एक्सियल पर रख दिया। अब तीसरा फ्लोरीन कहाँ पर जाएगा, तीसरे फ्लोरीन को एक्सियल पे ही होना चाहिए था, लेकिन मजबूरी में जगह है ही नहीं एक्सियल पे, तो मजबूरी में इसको इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा। तो इसलिए वही मैंने लिखा यहाँ पर कि देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे जाएगा, लेकिन जो 3 फ्लोरीन
फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन को तो मैंने एक्सेल पे पहुंचा दिया क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन तीसरा फ्लोरीन को मैंने मजबूरी है इसकी कि भाई इसको रखना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सेल पे 2 ही पोजीशन है, दोनों पोजीशन ऑक्यूपाइड है, इसलिए मजबूरी है, इसको बहुत मजबूर कर रहा है कि भाई जा भाई, जगह बची ही नहीं है भाई, तू चले जा भाई, तू चले जा इक्वेटर पर चले जा, ठीक है। इसलिए और क्लोरीन तो खुशी खुशी यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर रह जाएगा। तो समझ गए कि मोर इलेक्ट्रॉनिक बेंड्रोल क्या कहता है कि लोन पेयर इक्वेटर पर आएगा क्योंकि लोन पेयर मोटा है तो इसको ज़्यादा स्पेस है, 120 डिग्री वाला होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा कहाँ पर जाएगा, एक्सेल पर जाएगा, लेकिन एक्सेल पे स्पेस बची नहीं है तो उसको मजबूरी में कहाँ पर जाना पड़ेगा, इक्वेटर पर जाना पड़ेगा। तो ये जेई एडवांस के कंसेप्ट है, ठीक है। जेई एडवांस या फिर जेई मेन के अंदर हमें इनका स्ट्रक्चर बनाना पूछ लिया था, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो करेक्ट स्ट्रक्चर करना पूछ लिया था। फिर XgO3F2, तो अपने को इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अपने को पता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल तो हो गई, और इसके अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन का तो कितना हो जाता है मेरे पास 3.5 हो जाता है, और फ्लोरीन का कितना हो जाता है 4 हो जाता है, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है, एक्सेल पर, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेल पर तो एक्सेल पर बना दिया, और जो इक्वेटर में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कम है तो इसको इक्वेटर पर भेज दिया। मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों बना दिया ऑक्सीजन का, क्योंकि मुझे पता है जब भी पी ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक के साथ में ऑक्सीजन आता है वो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये पी ब्लॉक का 18 ग्रुप का यानी पी ब्लॉक का, और पी ब्लॉक के साथ में ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बना देता है। तो ये वाला भी अपन ने पूरा कंसेप्ट समझ लिया कि स्ट्रक्चर कैसे क्या बन जाता है।